नमस्कार, मुद्दा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना अग्रवाल। पिछले हफ्ते हमने एक मुद्दा रखा था, प्रोटेस्ट ऑफ स्कूल फीस। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस मुद्दे से बहुत सारी चीजें सामने आई। डॉक्टर अंजुला बिनाके जो हमारे साथ हैं वो सामने आई, वो पेरेंट्स की बात पहुंचाना चाहती हैं गवर्नमेंट तक। साथ ही हमारी जो काउंसलर थी उन्होंने एक कदम उठाया। उन्होंने बांदा घाट में रहने वाले एक व्यक्ति की मदद भी की जिसने बहुत लोन लिया हुआ था और जो स्कूल की फीस से परेशान थे। तो ऐसे ही नारायण जैन भी सामने आए। उन्होंने लैपटॉप के लिए कुछ अच्छी योजना सामने रखी है जिसे हम समय के साथ सामने लाएंगे। आज जो हमारा मुद्दा है वो है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। हैजा फैला, बहुत लोग मरे। जी हाँ, ऐसी कई बीमारियां फैलती है जिससे बहुत लोग मरते हैं और अब सबसे बड़ी चीज हो रही है कोरोना वायरस। लेकिन इसका आतंक शुरू में था पर अभी वो आतंक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आज के हमारे पैनलिस्ट से बात करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ है प्रतीक तिवारी जो कि एडवोकेट है, स्पोक्समैन है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के, जनरल सेक्रेटरी है बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। प्रतीक जी नमस्कार। प्रतीक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से ही इज नॉट ऑडिबल। डॉक्टर अंजुला बिनाकिया MBBS MD DNB FR COG from London. She's a gynecologist and laparoscopic surgeon, 30 years experience. वुडलैंड वेलव्यू और भागीरथी नेवटिया हॉस्पिटल की ये डॉक्टर हैं। वी हैव गॉट डॉक्टर JP शर्मा जो कि डायरेक्टर है और साथ ही मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ हैं देसन हॉस्पिटल के। नमस्ते। नमस्ते। वी हैव गॉट राहुल अग्रवाल who is a founder of Idle Insurance and he's got executive director of BNI Kolkata. Hello Rahul. Hi. We have got Dheeraj Pandit. He is a actor, he is a social activist और आप इनको भोजपुरी फिल्में और साथ में बॉलीवुड और बंगाली मूवी देखें, कैलकाटा के हैं हमारे। तो इनकी मूवीज इनकाउंटर और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि ये डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बाइक की एक यात्रा की तो उसके बारे में भी हम सुनेंगे कि इन्होंने क्या ये प्रचार करना चाहते थे। तो हेलो धीरज पंडित, वी आर सो लकी इनफ दैट यू आर हियर विद अस। थैंक यू सो मच। वी हैव गॉट विनीत रुइया जो अभी काफी खबरों में रह रहे हैं। इन्होंने काफी बड़ा एक काम किया है कि डेथ के बाद जो कोरोना वायरस के पेशेंट को आप नहीं देख सकते, आप आखिरी बार भी नहीं देख सकते, इसके लिए इन्होंने कदम उठाया। मैं उसके बारे में इनसे बात करूंगी। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ भारत बचाओ संगठन। नमस्कार विनीत जी। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज एक सबसे पहले मैं वर्ल्ड मीटर के बारे में बता दूं। वर्ल्ड मीटर के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 3,21,960 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिनमें मृत्यु हुई है 9,204 की। रिकवर किया है 1,62,440 ने। बंगाल की जो ये संख्या है वो है 10,244। डेथ हुए हैं 451 और रिकवर्ड हुए हैं 4,206। तो अभी जो गवर्नमेंट हमारी बोल रही है, बार बार कह रही है कि 1 महीने में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत चीज आएगी। सर अगर आपने इतने साल नहीं किया तो आप 1 महीने में क्या कर लेंगे, हमें जरा ये बताइए। मैं आपको वो आंकड़े भी बताऊंगी कि कितने बेड हैं सरकारी हॉस्पिटल में, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। विनीत जी सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमें ये बताइए कि आपको क्या लग रहे हैं ये जो आंकड़े हैं इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए वंदना जी, मैंने ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई है। इनफैक्ट ये लिटिगेशन पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से आजकल खिल्लियां उड़ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप सुओ मोटो कोई मैटर को लेने के लिए पहले उसके मैटर को कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति लगाता है तो उसको खारिज कर देती है। जैसे मेरा पिटीशन उन लोगों ने डिसमिस किया और उन लोगों ने ये कह दिया कि आप हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट आ गया, लेकिन अब सुओ मोटो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ये मामला उठा लिया है और उसके ऊपर 5 पन्ने का एक ऑर्डर दे दिया है, जिसमें जो मांगे मैंने रखी थी 3रे पन्ने से 5वें पन्ने तक वो सारी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने खुद रख दी है। तो ये सिर्फ एक तमाशा हो रहा है। उसके अतिरिक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में जो मैंने एप्लीकेशन करी है उसकी सुनवाई 11 तारीख को हुई थी और बहुत अच्छे रूप में हुई, जजों ने बहुत अच्छे से सुना है। लेकिन चूंकि वकील लोग स्ट्राइक पर चले गए, और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो वकील पहले ये कह रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारी बात पूरी नहीं सुनी जा रही है या हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, वो लोग जब कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये सेंसिटिव मैटर है और हम इसको फिजिकल कोर्ट में सुनेंगे, तो उस समय उन लोगों ने ये कह दिया कि फिजिकल कोर्ट में हमारी लाइफ को रिस्क है,
तो आखिर ये वकील लोग चाहते क्या हैं? बंगाल के वकील ऐसे क्यों हैं, मेरे ये नहीं समझ में आता है। और यहाँ उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी। तो वहां मैंने ये मामला भी उठाया है कि कोरोना के जो केसेस है उसकी रिपोर्टिंग जो है बंगाल में वो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, और इस अंडर रिपोर्टिंग को लेके भी कुछ किया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर जजों का ये कहना है कि क्योंकि कोरोना के संक्रमित जो लोग होते हैं उनको राइट टू प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि उन्होंने एड्स के टाइम पे जब HIV पॉजिटिव का इश्यू आया था उस समय भी हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई अगर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि कौन संक्रमित है, तो इससे शायद एक राइट टू इश्यू का माहौल बन जाएगा, राइट टू प्राइवेसी का, सॉरी। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर आप ये डायरेक्शन पास करते हैं कि इस व्यक्ति को संक्रमण हुआ है तो कम से कम उस एरिया में जितने लोग रहते हैं वो अपने आप को सावधान कर लें। उसके अतिरिक्त सरकार जो है वो अपने आप को सावधान कर लेती है कि भाई इस एरिया में हमारे यहाँ ये केसेस आ गए हैं तो इस एरिया को हमको कंटेनमेंट जोन बनाना है या इसको सेफ रखना है, ये इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब लेकिन जजों के विरोध में मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, जज भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। अगली हियरिंग कल होने वाली थी, लेकिन कल चूंकि कोर्ट बंद है और मेरे पास नोटिस आई है कि कल कोर्ट नहीं खुलेगा, 15 तारीख की डेट मुझे दी गई थी, तो शायद अब 17 या 18 तारीख के आसपास ये हियरिंग दोबारा होनी चाहिए। तो ये नंबर्स जो आ रहे हैं इन नंबरों में बहुत बड़ा एक फेर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मई के शुरुआती हफ्ते में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड थे। उनके परिवार वालों को यह कहा गया कि आपकी बॉडी नंबर 182 है, अब इसका नंबर आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो हम बता नहीं सकते कि इनका अंतिम संस्कार कब होगा। जबकि पूरे नंबर में बंगाल में उस समय तक 100 केस भी, 100 डेथ भी हम डिक्लेयर नहीं किए थे, और 182 नंबर जैसे आप नंबर दे दिए एक बॉडी को कि उस मृतक व्यक्ति का कोई ना तो चेहरा है ना उसका कोई नाम है। जैसे हम किसी कैदी को बुलाते हैं कैदी नंबर 120, वैसे हम कह रहे हैं बॉडी नंबर 182। तो ये क्या तरीका है? कितने बड़े अफसोस की बात है कि हम किस तरह की मृत्यु हमारे लोगों को दे रहे हैं। ये वो देश है जिसके अंदर हम अंतिम संस्कार कहते हैं, बहुत बड़ा एक शब्द है अंतिम संस्कार। किसी भी व्यक्ति का हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसके अतिरिक्त हम उसका श्राद्ध जो है 2-2, 3-3 पीढ़ियां उसका श्राद्ध निकालती है, यहाँ तर्पण करते हैं हम, और वहां ऐसी मृत्यु हम दे रहे हैं जिसमें कि आदमी की कोई पहचान नहीं है, परिवार वाला उसको कोई देख नहीं पा रहा है। जिस दिन मेरी PIL एडमिट हुई कलकत्ता हाई कोर्ट में 5 जून को, उसी दिन शाम को सरकार ने 4-5 घंटे के अंदर ये अनाउंस कर दिया कि हम जो है अब बॉडी को परिवार वालों को दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त 11 तारीख को जो दूसरी सुनवाई थी, 10 तारीख रात को सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि हम लोगों को अस्थियां भी देंगे। तो अस्थियां जो देंगे वो 15 दिन बाद अगर देते हैं तो किसकी अस्थियां दे रहे हैं हमें क्या पता, अस्थियों का कोई थोड़ी होने वाला है। तो समस्या ये है कि अंडर रिपोर्टिंग बहुत बड़ी हो रही है, बंगाल में केसेस बहुत ज्यादा हैं, और इस चीज को लेकर के बहुत बड़ी एक चिंता का विषय खड़ा हो रखा है। अन्य जो लोग हैं वो अपनी राय डाल सकते हैं इसमें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अन्य लोग क्या कहते हैं। प्रतीक जी नमस्कार, युवा नेता प्रतीक तिवारी हमारे साथ हैं जो स्पोक्समैन है, खासकर बहुत सारे चैनल्स में आपको दिखेंगे। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? प्रतीक जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आप अपने आप को प्रतीक तिवारी अनम्यूट करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि बंगाल में क्या आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं? आज का हमारा सेशन यही है कि कोरोना से डरे। आप कहते हैं कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, मैं कहती हूँ कि कोरोना के साथ जीना नहीं सीखना है, हमें कोरोना से लड़ना है, क्योंकि अगर हम जीना सीख लेंगे तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं लगातार वो दिखते जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, बंगाल में आंकड़े सही दिखाई जा रहे हैं या नहीं दिखाई जा रहे हैं? वंदना जी, सबसे पहले तो आप चैनल में बुलाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। पिछले हफ्ता भी आपने मुझे बुलाया पर मैं रह नहीं सका, ये मेरा दुर्भाग्य था। और आज भी आपने जो मुद्दा उठाया काफी ज्वलंत मुद्दा है, ये विश्व में अभी पूरा फैला हुआ है। और रही बात कोरोना के साथ रहने की, जीने की या कोरोना को हराने की, यहाँ पे चाहे कोई पार्टी हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हो या विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें हो, जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार से बातें करना हो जा रहा है, अच्छे अच्छे लोग जो विशेषज्ञ हैं, IAS हो, IPS हो, पुलिस अधिकारी हो या डॉक्टर्स हो, सब भूल जा रहे हैं कि क्या करना है, आपस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आपको जो आपने उक्ति कही, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि हमें कोरोना को हराना है। उसके बाद में उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं अब हम कोरोना के साथ रहना है। तो लोग तो यहीं पे भ्रमित हैं। कोरोना का एक सब जानते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के अगर बड़ी बड़ी बातें करें तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं।
दो तीन चीजें हैं जो प्रमुख मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे हर सरकारें ये चाहती हैं कि हमारे आंकड़े कम रहे, जो कि काफी गलत बात है। मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार हो, या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो। यहाँ पे सरकारों को ये लगता है कि अगर हम आंकड़े ज्यादा बता देंगे तो हमारी विफलता लोगों के सामने आएगी, पर ये गलत मुद्दा है। अगर हकीकत में ये विश्व की महामारी है, अगर लोगों में संक्रमण फैल रहा है तो आपको बढ़ के बताना चाहिए कि हाँ ये हुआ। क्यों? आप देखिए भारत में 30 जनवरी को पहला केस आया वंदना जी, अगर आपको ध्यान होगा, और हमारे यहाँ लॉकडाउन, प्रधानमंत्री जी आए 20 तारीख को, उन्होंने कहा 22 को हमें सबको थाली बजानी है, हम लोगों ने थाली बजाई। फिर 24 को अचानक आए, जैसे आपको याद होगा 8 बजे आए थे। 16 नवंबर को 2016 को उन्होंने नोटबंदी जो 8 नवंबर को की थी, 8 नवंबर 2016 को अचानक 8 बजे आए, बोले 12 बजे से नोटबंदी। ठीक उसी प्रकार 8 बजे आए, कहे कि आज रात से 12 बजे से पूरा लॉकडाउन। सब लोगों ने माना लॉकडाउन जरूरी था, देश के लिए जरूरी था। पर हमारा यह प्रश्न है, अगर 30 जनवरी को पहला केस आता था तो हमने फरवरी में लॉकडाउन क्यों नहीं किया? जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आ रही थी, हमने क्यों नहीं उनको रोका? या अगर वो यात्रियों का आना जरूरी था, उनको हमने क्वारंटाइन एयरपोर्ट के आसपास क्यों नहीं किया? तब तो यह रोग हमारे भारतवर्ष में इस स्तर पे नहीं फैलता। उसके पश्चात आप देखिए 4 लॉकडाउन करने के बाद अब हम अनलॉक में आ गए। आज आपका मुद्दा है अनलॉक राइट और रॉन्ग। बच्चा जानता है कि आज के दिन अनलॉक पूरी तरीके से गलत है। आपको एम्स के डायरेक्टर की बात याद होगी कि जून और जुलाई में ये अपने पीक में रहे। अगर आप देखें और आंकड़े देखें, जब से अनलॉक हो रहा है, जब से अनलॉक हुआ है, तब से आंकड़े किस प्रकार से डेली 11,000 12,000, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविक स्थिति अगर आप पता करेंगे वंदना जी, तो हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ तो डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सुन रहे हैं कि 60% से ज्यादा, 70% से ज्यादा लोगों को हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी हो जाए तो कोरोना वायरस कम हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे 11,000 राजनीति के बीच में हम लोग वास्तविक स्थिति अगर आप पता करेंगे, यहाँ पर लॉकडाउन को खोलना पड़ा। लोग मध्यम वर्ग जिस प्रकार से मर रहा था, छोटे व्यापारी, उद्योगपति जिस प्रकार से मर रहे थे, आज उसके कारण ये लॉकडाउन खोलना पड़ा। आज श्रमिक भाइयों के लिए पहले से कहा जा रहा था कि इनको पहुंचाने की व्यवस्था करे, सरकार उस समय एडामेंट थी, पर लास्ट में बाध्य होकर उनको सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सबको एक जगह पहुंचाया जाने लगा। अब कहते हैं पहले तबलीगियों के चलते हमारा ये कोरोना बढ़ा, उसके बाद में ये जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके चलते ये जो हमारा कोरोना संक्रमण है बढ़ रहा है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। तो हमारे तरफ से अनलॉक जो अभी हुआ है पूर्णतः गलत है। अभी ये समय गलत था, और जो लॉकडाउन करने का समय था, तरीका था, पद्धति थी, मैं कहता हूँ शुरुआत में पूरे भारतवर्ष में जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था तो उनको मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में मैं एक बार पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, जो आप अभी बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पीएम मोदी के बारे में वाहवाही की गई थी। तो पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े नेता जो है, यूएस से लेके रशिया तक, चाइना तक, सब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने ना जो कंट्रोल किया है बहुत अच्छा किया है। ये लॉकडाउन खोला गया है प्रतीक जी, अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन नहीं खोलते तो यहाँ पे विद्रोह हो जाता, इसीलिए लॉकडाउन खोलना पड़ा, वाहवाही की गई। मैं लॉकडाउन की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। 30 जनवरी से 24 आवाज प्लीज बैकग्राउंड से बंद कर दीजिए। पीएम मोदी ने 30 जनवरी से 24 मार्च के बहुमूल्य की समय की मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ है, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ है, पर तरीका गलत हो गया, समय गलत हो गया, लेट हो गया। अगर माननीय मोदी जी के चलते सबके प्राण बच रहे हैं, हम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, यहाँ कोई दुई मत नहीं है। अगर उनकी क्रेडिट होती है तो नंबर अगर बढ़ रहे हैं मंदाना जी, तो डिस्क्रेडिट भी उन्हीं का होगा, मुख्यमंत्रियों का होगा, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ है। पर तरीका गलत हो गया, समय गलत हो गया, लेट हो गया। अगर माननीय मोदी जी के चलते सबके प्राण बच रहे हैं, हम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, यहाँ कोई दुई मत नहीं है। अगर उनकी क्रेडिट होती है तो नंबर अगर बढ़ रहे हैं मंदाना जी, तो डिस्क्रेडिट भी उन्हीं का होगा, मुख्यमंत्रियों का होगा। 100 बार है जो आपने कहा, एकदम पॉइंट वाली बात कही है। लेकिन इस तरह की जो महामारी है फर्स्ट टाइम आई है पूरी दुनिया में,
और उन्होंने जिस तरीके से लड़ा है, जिस तरीके लॉकडाउन के, वो अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे लोगों को बोला जा रहा है घर पे रहने के लिए, लोग घर पे रह नहीं रहे, बाहर निकले, तो अब एक ही जन को तो पकड़ नहीं सकता, तो थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए। सरकारी मदद क्या है मंधाना जी, लोग मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग वो तो लाइन में लग के खा नहीं सकता है ना। 38 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार हैं, 5 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार देश में 4 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं, वो तो लाइन में लग नहीं सकते मंधाना जी। वो कैसे अब मैं तो बड़ा बाजार अंचल से आता हूँ, छोटी छोटी दुकानें हैं, 4-4, 5-5 मजदूर हैं, उनके यहाँ ड्राइवर हैं, सबको सैलरी दे रहे हैं, काम करने वाली हैं। आप देखिए अर्थव्यवस्था है। अगर मोदी जी कह रहे हैं, हम लोगों ने कहा था कि कुछ राहत दिया जाए, स्कूल फीस, जैसे पिछले हफ्ता इन लोगों ने कार्यक्रम किया आपके ही चैनल में, स्कूल फीस माफ की जाए। यहाँ पे जो ईएमआई है, आपने देखा होगा चैनलों में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ईएमआई हमने माफ कर दी। 3 महीने का ईएमआई के बाद अगर 12,000 ईएमआई है, बोलते हैं कि 4,000 करके आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो क्या केंद्र सरकार का आरबीआई के ऊपर, बैंकों के ऊपर नियंत्रण नहीं है? क्या कथनी अलग हो रही है, करनी अलग हो रही है मंदाना जी? आप लोगों को भी आपकी वास्तविक स्थिति आपको समझना पड़ेगा। आज जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी सफर है, उनके यहाँ हजारों श्रमिक काम करते हैं, उनको भी सैलरी देना है। एक तरफ आदमी कह रहा है कि हमें सैलरी चाहिए, और एक तरफ उद्योगपति कहेंगे, व्यापारी कहेंगे हमारा जब काम लगातार बंद है, हम कितने महीने तक बैठ के आपको सैलरी दे सकते हैं अगर सरकार हमारी किसी तरह की मदद ना करे। मैं कहता हूं, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को आप कुछ ना करिए, अगर हो सके जिनका आधार कार्ड हो, जिनके सारे आपके टैक्स जमा करते हो, दस्तावेज हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आप एक 10,000 की 15,000 की राहत दीजिए, स्कूल फीस की थोड़ी सी राहत दीजिए, ईएमआई की राहत दीजिए। वो इतना ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। वो भी एक सैनिक की तरह लड़ता है। हमारे जो सैनिक सीमा में लड़ते हैं, हमारे व्यापारी भाई भी सैनिक की तरह हैं, हमारे जो कर्मचारी भाई भी वो भी सैनिक की तरह है मंदाना जी। भारत तो सबको लेके बना है, सब श्रेणी, सब वर्ग, सब धर्म के लोगों को लेके बना है। हमको तो सबकी बात करनी होगी। मैं प्रतीक जी अभी बात करना चाहूंगी। 2 हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंजुला बिनाकिया, डॉक्टर जेपी शर्मा, जो देशन हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट हो रहा है। जेपी शर्मा जी नमस्कार, और डॉक्टर अंजुला बिनाकिया जी, मैं चाहूंगी आप लोग दोनों ये बताइए, WHO के हिसाब से हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में 1457 यानी 1450 के करीब लोगों पे एक डॉक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कारण है कि कोरोना वायरस के कारण इतने लोग मर रहे हैं? नीलम की वो घटना याद है, वो बाहर चक्कर लगाती रही, उसको कोई नहीं मिला और उसने हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दिया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपके यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए, देशन हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, वंदना जी नमस्ते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जो बीमारी के बाद हम लोग बोल रहे हैं अभी ना, एक्चुअली एकदम कम्प्लीटली एक नया बीमार है। सो अभी वर्ल्ड का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व गवेषणा ऑफिस है, वो लोग को भी खुद को मालूम नहीं है ये बीमार कैसे बिहेव करेगा, इसका इलाज क्या है, व्हाट इज नीडेड टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। सो आदमी लोग देख देख करके, एक्सपीरियंस कर करके, आस्ते आस्ते धीरे धीरे से सीख रहा है। अभी भी कोरोना को पूरी तरह जानने के लिए बाकी है। नाउ भारत जैसे आपको बोल रहा है, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रत्येक 1000 में मिनिमम एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में इट्स लेस देन 1500 फॉर एवरी 1486-87। सर जुलाई 2019 में आपको बता दूं, भारत सरकार ने राज्यसभा में एक आंकड़े दिए थे। उस आंकड़े के हिसाब से हमारे टोटल इंडिया में डॉक्टर है 11,54,000 एलोपैथिक डॉक्टर है जो रजिस्टर्ड हुए हैं। दिस इज जुलाई 2019, 11,54,000 यानी 54,000। बट वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग, जितना लोग का नाम रजिस्टर में है, काफी लोग उस रजिस्टर दे हैव गॉन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो लोग का देहांत हो गया है। तो एक्चुअल नंबर शायद कमती होगा, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास में अभी नहीं है, बट स्टिल देयर इज रफली 1500 आदमी के हिसाब से एक डॉक्टर अवेलेबल है भारतवर्ष में। नाउ उसके ऊपर हमारा हॉस्पिटल बेड इंडिया में बहुत ही कम है, और वेस्ट बंगाल में और भी ज्यादा। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत हेलो कैन यू हियर मी? या सो बहुत हॉस्पिटल को, और यह हॉस्पिटल का बेड गवर्नमेंट ने रिक्वेशन किया है। तो इस हिसाब से हम लोग का हॉस्पिटल से भी 60 बेड
गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने सिर्फ कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रिक्वेशन किया हुआ है। मतलब टोटल 60 बेड है आपके हॉस्पिटल में for 60 the for COVID positive patients which have been requisitioned by the government of West Bengal. okay प्लस हमारा एक सिलीगुड़ी में और एक हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने कोविड ट्रीटमेंट के लिए ले लिया है। how many beds are there सिलीगुड़ी में? There are 200 beds there. oh all are treated, मतलब कोविड में सारे पेशेंट ट्रीट करवा सकते हैं अपने वहाँ पे। जी 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 जी। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ रोहन जायसवाल है और साथ में हमारे साथ और भी हैं अशोक अग्रवाल, अगर वो कुछ कहना चाहे इसके लिए कि क्या ट्रीटमेंट का खर्च है, क्या कुछ पूछना चाहे। देसन हॉस्पिटल के हमारे साथ हैं मेडिकल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, दे कैन आस्क। प्लीज अनम्यूट, वी कांट हियर यू। I just want to listen now about it. Okay. I'll ask some questions. Okay. रोहन, you want to ask something? हाँ, नमस्कार वंदना जी, Yeah, थैंक यू इनवाइट करने के लिए हमें। अभी बस जैसे सबकी बातें मैं सुन रहा हूँ, जैसे सबका कहना है कोरोना वायरस में नंबर ऑफ केसेस, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि जैसे जैसे ये सिचुएशन होती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे जो आज प्रेजेंट है यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि जितने रैपिडली हमारे केसेस बढ़े, जैसे 10,000 केसेस बढ़ रही है, तो रिकवरी भी काफी अच्छी हो रही है, 4-5 हजार, मैंने ऑलमोस्ट 50% रिकवरी हो रही है, पर जैसे रैपिडली ये बढ़ रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल से जो लोग हैं हमारे हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वेश्चन है, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, क्या हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन अगर वेस्ट बंगाल में, सिर्फ वेस्ट बंगाल इटसेल्फ में 10,000 का स्पाइक होता है, क्या हमारे पास इनफ आइसोलेशन सेंटर्स है, फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स है जो कॉम्बैट कर सके इस सिचुएशन को? क्या कोई है यहाँ पे जो ये आंसर दे सकता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट या मेडिकल स्टाफ, किसी को भी पता है अभी तो केसेस आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, 300-400, जैसे 2 महीने किसी ने बोला था, आई थिंक प्रतीक जी ने बोला था कि हम लोग अगर एक्शन फरवरी में ले लेते तो काफी हद तक चीजें अच्छी हो जाती, तो फरवरी में एक्शन नहीं लिया, लॉकडाउन हुआ मार्च में, और मार्च में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय मुझे लग रहा था कि हम लोग काफी सेफ थे, जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है अभी तो और डर लगता है बाहर जाने में, कम्युनिटी ट्रांसफर पता नहीं किसको कौन कैरी कर रहा है, जिस तरीके से बंचेस नंबर्स में लोग बस में चढ़ रहे हैं, एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बोला जा रहा है, लेकिन उसका जब आप वीडियो देख रहे हैं या बस देख रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, उसमें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि हमारा नंबर ऑफ केसेस और बढ़ने वाला है और एक्सपोनेंशियली और राइज होने वाला है। तो वो राइज होने वाला है, इतना पॉपुलेशन है इंडिया का, करोड़ों में 130 करोड़ पॉपुलेशन है देश का, ऑब्वियसली इसको अगर ये रैपिडली बढ़ेगा तो हमारे पास इसको रोकने का क्या सोल्यूशन है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं? बिल्कुल, इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि कुछ हम लोग बाद में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मैं देसन हॉस्पिटल के मिस्टर जेपी शर्मा और डॉक्टर अंजुला बिनाकिया से एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर, सर आप जेपी शर्मा जी आप हैं? हाँ मैं हूँ। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि सरकारी अस्पताल में अभी बेड्स नहीं है, सरकारी अस्पताल में बेड्स नहीं है। हमारे पास एक आंकड़े भी आए हैं जिसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, हेल्थ सिस्टम ऑफ अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने जब यहाँ पे रिसर्च किया तो पाया कि सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ बेड्स जितने हैं वो है 7,14,000, ऑल ओवर इंडिया मिला के 7,14,000 बेड्स है हमारे पास, जिसमें आईसीयू के बेड्स है 35,700। और इसके मुकाबले अगर हम बोले, यानी अगर 1 लाख लोगों में 53 यानी 53 बेड्स मिल रहे हैं, वहीं बांग्लादेश जिसे हम बहुत लो कंट्री समझते हैं हमारे सामने, वहां 1 लाख लोगों में 81 बेड है और चाइना में 1 लाख लोगों में 400 बेड है। तो हम समझ सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, हेल्थ कैसा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में, दिस इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल देसन, एक औसतन कोविड पेशेंट अगर दाखिला लेता है तो क्या खर्चा आता है? सी नॉर्मली जो पेशेंट भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में जो खर्चा हुआ है वही खर्चा होता है। इन एडिशन टू दैट अभी एक्स्ट्रा, बिकॉज स्प्रेड का रिस्क इतना ज्यादा है, तो जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ विनीत जी। वंदना जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल आईसीयू में खर्चा होता है वो खर्चा हो रहा है,
लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं 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 नहीं, मैं मेरा 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 स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू दैट, मैं रुक गया क्योंकि हमको, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट। इन एडिशन टू दैट, बिकॉज जो आदमी लोग उनको केयर देने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पढ़ने पड़ता है और यूज करने पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। और जो टेस्टिंग के लिए जो चार्ज है, मेडिसिन के जो चार्ज है, एज यूजुअल, द ओनली एक्स्ट्रा चार्ज दैट इज बीइंग चार्ज इज फॉर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अप्रोक्सीमेटली टोटल कॉस्ट कितना है? अप्रोक्सीमेटली टोटल कॉस्ट अगर मालूम हो। देखिए, in almost 70 to 80% of patients खर्चा is very very less because वो लोग को ना लगता है वेंटिलेटर। अप्रोक्सीमेटली अमाउंट सर फिगर एक दिन की कॉस्ट बताइए आप, पर डे की कॉस्ट डॉलर में बताइए। Between 20,000 to 60,000 it varies. Now, let me tell you, डॉक्टर शर्मा, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उस हिसाब से पर डे की कॉस्ट एक पेशेंट के पीछे 70 से 80 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, और आपका हॉस्पिटल भी उसमें से एक है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बिल की कॉपी आपके हॉस्पिटल की भेज ना दूंगा। आप बोल सकते हैं। So I am telling normally अभी मैं आपको दो एक बातें और होता है। बताता हूँ कि आपने पीपीई इक्विपमेंट की बात की है। पीपीई का जो सवाल है, पीपीई किट की कॉस्ट जो है आज के दिन मार्केट में 400 से 500 रुपए है विद सिट्रा सर्टिफाइड फैब्रिक, और वो Right, PPE किट right. का जो चार्ज है, सो यू आर अग्रीइंग दैट द कॉस्ट इज अबाउट 400 to 500 रुपीज। Correct. Prices have come down now. एग्जैक्टली नहीं, प्राइसेस पहले भी वही थे। मैं आपको अप्रैल महीने की बता रहा हूँ कि अप्रैल महीने में 400 से 500 रुपए पीपी किट का दाम था। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको मेरे परचेज किए हुए बिल दिखा दूंगा। मैंने परचेज किया अप्रैल महीने में 400 से 500 रुपए विद सिट्रा सर्टिफाइड फैब्रिक, और जिसके लिए हॉस्पिटल्स जो हैं डेली का 3 लोगों के लिए 9,000 रुपया पर पेशेंट चार्ज कर रहे हैं, 3-3 हजार रुपए पर पीपी किट। उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन, 3 लाख रुपए का मेडिसिन बिल 16 दिन के अंदर में। आज 3 लाख रुपए की ऐसी कौन सी निकल गई। एक मिनट शर्मा साहब, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। बिकॉज हाइड्रोक्लोरोक्विन को भी अगर आप मानते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव। उसके अतिरिक्त जो पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं था, विदाउट अ वेंटिलेटर, और रुपए अगर उसके मेडिकल बिल्स आ गए हैं, वेयर इज द आइटमाइज्ड बिल्स इज नॉट बीन गिवन, एक टोटल बिल पकड़ा दिया गया। 10 लाख रुपए का उस आदमी का बिल बना, हॉस्पिटल 9,25,30,000 का बिल बना 16 दिन में। का है ये अपोलो हॉस्पिटल का है। इसके अतिरिक्त देसुन के भी हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें देसुन के अंदर में 7 से 8 लाख रुपया का बिल बना है 10 से 11 दिन के अंदर में। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर में है, क्योंकि हमारे एनजीओ के पास में केसेस आते रहते हैं, आमरी का हो, चाहे अपोलो का हो, चाहे वो देसुन का हो, सबका आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए जो ये बातें हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो की हमेशा से कमी रही है। और हमारे जो प्रतीक तिवारी साहब कांग्रेस वाले बोल रहे थे, मैं पूछता हूं उनको कि पिछले 70 साल में उनकी सरकार थी, और इस देश में अगर 70 साल एक सरकार राज करे तो पता नहीं, इस देश की धरती तो सोना उगलनी चाहिए थी। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने माना मोदी जी, मैं शुरू से कहता रहा, पूरा सुनिएगा विनीत जी, उत्तर पूरा सुनिएगा। बिल्कुल सुनूंगा प्रतीक जी। मैं एक बात करता हूं, मैं आलोचक हूं और हर पार्टी की आलोचना करता हूं, यहां तक कि मोदी जी की भी आलोचना। अच्छी बात है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। 30 जनवरी को हमारे देश में सबसे पहला केस आया। मैं भी कहता हूं कि हम करीब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लेट हुए लॉकडाउन करने में, और लॉकडाउन का भी जो तरीका हुआ वो लॉकडाउन प्रॉपर हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं। अगर लॉकडाउन करना था तो वो एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, जिसमें मेडिकल छोड़कर किसी भी परिस्थिति में किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। और हर स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हो, उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि रात को कोई आदमी हमारे देश में भूखा न सोए। तो ये व्यवस्था हमारे देश में बहुत बड़ी कमी रही, और हर आदमी अपने घर से निकला है, चाहे वो पुलिस के परमिशन से निकला हो, चाहे वो किसी परमिशन के बिना निकला हो। तो ये सबसे बड़ी कमी हमारी रही। और लॉकडाउन अगर हम नहीं खोलते तो ये हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक परिस्थिति बन जाती, जिसमें कि आर्थिक कमी हमारे सामने मौजूद आ जाती। आज उत्तर लेंगे। एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। इकोनॉमिकली हम अगर बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमको इकोनॉमिक्स भी अपना देखना है। हमारे देश की इकोनॉमी अगर डूब रही है तो उसको संभालना जरूरी है। अन्य देशों में मैं आपको बता दूं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, उन सब देशों में मेरा कारोबार है, मेरा दिन रात का उठना बैठना उन लोगों के साथ में। उन देशों में लॉकडाउन कभी भी नहीं हुआ। लॉकडाउन किसी सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्र में हुआ, उसके अतिरिक्त पूरा अमेरिका खुला रहा। बस सिर्फ उनको ये प्रचलित किया गया कि भाई आप अपने घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम जो है वो उनको एनकरेज किया गया।
तो अगर वो परिस्थिति हम यहाँ भी बना दे, जो कि हमारे यहाँ बनी है, आईटी सेक्टर में खासतौर से बहुत अच्छे रूप में बन रखी है, उसके अतिरिक्त आज मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैंने ये डिसीजन ले लिया, सरकार की तरफ से मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये डिसीजन मैंने लिया कि मैं अपना ऑफिस जो है जून महीना पूरा नहीं खोलूंगा, मैं अपना ऑफिस नहीं खोल रहा हूँ। तो ये डिसीजन हमें खुद को लेना है कि कोरोना से हमें कैसे लड़ना है। आपको शुरू में एक तरीका दिखाया गया, महीना 2 महीना लॉकडाउन किया गया, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लड़ेंगे। लड़ना हमें है, कोई दूसरा आकर नहीं लड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात आपको बोलता हूं मैं, मेरे सामने वाले मकान में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, उनकी संजोग से मृत्यु हो गई, उनके लड़के को भी कोरोना हुआ, वो भी अस्पताल में थे। इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं है। हमने हमारे कॉम्प्लेक्स में 250 फ्लैट हैं, 250 फ्लैट में से हमने एक व्यक्ति को जिम्मा कर दिया कि आप उन व्यक्ति के साथ, उस परिवार के साथ बात कीजिए, उनको ये आश्वासन दीजिए कि पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर में उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको किसी भी वस्तु की दरकार है, बाजार से आपको दूध चाहिए, घर का सामान चाहिए, आप सिर्फ उस व्यक्ति से बात कीजिए। बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स में 250 फ्लैट में से कोई एक बंदा उनको फोन नहीं करेगा और उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपका क्या हालचाल है या आपको कुछ चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति उनसे कोऑर्डिनेट करेगा और वो बात करते थे, जो भी सामान चाहिए होता था उनके दरवाजे तक हम पहुंचा देते थे और उनको फोन कर देते कि आपके दरवाजे के बाहर ये सामान पड़ा है, आप अंदर ले लीजिए। इसके अतिरिक्त उनको अगर अपने घर का कचरा फेंकना है तो उनको हम बोल देते थे रात को 11 बजे आप अपना सारा घर का कचरा जो है प्लास्टिक डिस्पोजेबल बैग में डालकर सीढ़ी में रख दीजिए, सुबह 7 बजे जमादार आएगा, वो सफाई करके ले जाएगा। तो देखिए, कोरोना से डरना नहीं है। विनीत जी मैं इस बात पे आपको रोकना चाहूंगी। कल मेरी बात हुई, शायद वो किसी, बिल्कुल उत्तर मैं पूछूंगी, लेकिन इसके लिए एक बात है कि कल शायद वो सिया अग्रवाल के नाम से अभी हमारे साथ है, वो अपनी नाम और आइडेंटिटी अगर वो छुपाना चाहती है तो हम छुपाने के लिए तैयार हैं। उनसे कल मेरी बात हुई, वो 1817 मतलब 1817 नंबर की इंडिया की पेशेंट थी जिनको कोरोना हुआ था। जिस वक्त हुआ था बहुत घर में स्थिति खराब थी, बहुत डिप्रेशन में। कल भी जब मैंने उनसे बात की वो काफी डिप्रेशन स्थिति में थी। लोग सामने नहीं आना चाह रहे, उनको कोरोना हो गया। उन्होंने मेरे से सिर्फ एक सवाल पूछा और यहाँ जितने लोग बैठे हैं बोला कि उनको सिर्फ एक सवाल का मेरे को उत्तर देना कि मुझे 1.5 महीना हो गया है, मैं रिकवर भी कर गई हूँ। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगा, अगर मैं बताऊंगी तो वो बहुत खराब हो जाएगा मेरे लिए। एटलीस्ट मैं बच गई। मेरी फैमिली को बहुत टॉर्चर हुआ, लोगों ने ऐसा किया, अभी तक वो कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा मैंने बहुत उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है एंड बहुत बड़ा मैंने कुछ गुनाह कर दिया है, मुझे अभी भी बाहर निकाल के ही जैसे रखा जाता है। 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। वो बोल रही है सरकार ऐसी गाइडलाइंस क्यों नहीं निकाल रही है कि 2 महीना हो गया या 1 महीना हो गया, अब मैं कोरोना मुक्त हो गई, मुझे कोई छू सके, मैं जा सकूं बाहर, मैं आपको छुपा रही हूँ। जो कोरोना वाले सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हो गए, एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि 2 महीने में मैं खत्म हो गया। वो नहीं हो रहा है, लोग अभी भी उनको उसी तरीके से देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे डॉक्टर अंजुला बिनाकिया बैठी हैं, प्रतीक तिवारी बैठे हुए हैं, विनीत रुइया जी, राहुल अग्रवाल जी इंश्योरेंस वाले जो बैठे हुए हैं, जेपी शर्मा जी, मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि वो बोल रही है कि 2 महीना हो गया मुझे, मैं बच गई हूँ, अभी भी सरकार ऐसी गाइडलाइन क्यों बचने के लिए राहुल अग्रवाल जी, हमारे फाउंडर ऑफ आइडियल इंश्योरेंस, राहुल जी, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और साथ में आपका कोई प्रोविजन है मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर फॉर कोविड एंड ऑल, प्लीज। मैं जानबूझ के शांत था जब यहाँ इतने दिग्गज लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो उसमें मैं अभी सदगुरु जी ने एक बात बोली थी जो मैं रिपीट करना चाहूंगा। तो सदगुरु जी का एक सेशन चल रहा था जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल लोगों से वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने सदगुरु से क्वेश्चन पूछा था कि सदगुरु जी अभी कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो कुछ लोग हम अगर कोरोना टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं या किसी मरीज को चेक करने के लिए जा रहे हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो बोले तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि 99% जनता आपके साथ है, वो जो 1% बेवकूफ लोग हैं उनको इग्नोर कीजिए, राइट? तो ये जो सिया जी के साथ जो भी हुआ है वो कुछ बेवकूफ लोग हैं। अदरवाइज मेरे अपने घर में मेरे ओन फर्स्ट कजन को हुआ था, उसकी पूरी फैमिली को हुआ था, सबके घरों में जान पहचान में हो रहा है। मेरे को अभी तक ऐसी कोई स्टोरी सुनने में नहीं आई है। मतलब मुझे बहुत खुशी के साथ बोलना चाहता हूँ, जैसा अभी विनीत जी बोल रहे थे कि लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं दूसरे को। तो एक बहुत ही एबरेंट केसेस है, ऐसे एक केसेस को हम लोग लेके उसको हम लोग को नॉर्मल नहीं बना देना चाहिए, बट बाय एंड लार्ज पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर एंड वंस पीपल आर फाइन, पीपल आर मूविंग आउट। बिकॉज आई नो पर्सनली बहुत जन ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं, अपना नॉर्मल ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं,
मेरा भाई मेरे खुद घर आया है जिसको कोरोना, उसकी पूरी फैमिली को हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक किसी के साथ हुआ है तो ये बहुत ही दुखद भरी सिचुएशन है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात वही है राहुल जी आपने। लेकिन एक बात पूछना था कि आप जो फाउंडर ऑफ आइडल इंश्योरेंस के हैं, तो आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से बनवाई है लाइक फॉर कोविड पीपल, जिसको कोविड हुआ या जिसको लाइक कोई बनवाना चाहे? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंश्योरेंस सबके पास होता है और सबके पॉलिसीज में कोविड कवर होती है, बट हमने जो लास्ट 2 महीना में देखा है, लोग अपना इंश्योरेंस कवर बहुत बढ़ा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। अभी क्या है कि नॉर्मली जो इंडिया में लोगों का 3-4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, बट अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट 4-5 लाख रुपए आराम से जा रहा है किसी भी हॉस्पिटल में, राइट। और जब भी होता है परिवार में एक साथ सभी लोगों को होता है, तो आज आप एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे भी पकड़े हैं, तो किसी को भी कोरोना होने से 15 लाख का खर्चा होना बहुत नॉर्मल है उस परिवार के लिए। और मैं लाइव केसेस देख चुका हूँ, राइट। तो लोगों को ये इंश्योरेंस बढ़ाना पड़ रहा है, राइट, ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो उनके घर से पैसे नहीं लगे। बट इसमें भी एक खराब चीज जो है, जो पीपी किट को लेके बात हो रही थी, जितना भी बिल आ रहा है उसमें से 20% खर्चा ये पीपी किट वगैरह डिस्पोजेबल बेड को लेकर है, जो इंश्योरेंस में भी कवर नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों के पॉकेट से बहुत पैसे लग रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। सही बात कही राहुल जी आपने। आप देख रहे हैं लाइव जी आप उसको एक बार बोलना है। मैं हाँ बोलिए। आपके पास आ रहे हैं शर्मा जी, एक बार धीरज मान लीजिए। हमारे जो कहना चाह रहे हैं प्रतीक जी, बिल्कुल क्योंकि उसके पहले मैं हमारे कुछ लाइव ऑडियंस को मुझसे पूछे थे, तो उत्तर देने का मुझे थोड़ा सा वंदना जी 2 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल वंदना, लेट मी से समथिंग। देना जरूरी है। पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ वंदना जी, मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं आया हूँ। मैं भारत के एक नागरिक के हिसाब से, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से आया हूँ। और दूसरी बात वंदना जी, विनीत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया यहाँ देश पर, जब से आजादी हुई है। भारत आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 से, अभी टोटल 73 साल हुए। अगर जोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 52 से 53 साल राज किए। बाकी भाजपा की भी सरकार रही, मोदी जी 6 साल हैं, पहले भी राज कर रही थी। इनकी रिकॉर्डिंग की बात है, विनीत जी ने कहा, मैं उससे जा रहा हूँ। प्रतीक जी, हम लोग ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। अरे विनीत जी ने प्रश्न किया, नहीं तो क्या होगा ना लाइव। वंदना जी, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछा उत्तर न दे पाए तो आपकी हंसी होगी पीछे ना। प्रतीक जी बोलिए, 50 साल ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देना चाहिए। प्रतीक जी बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, भारत के नागरिक के तौर पे यहाँ पे आया हूँ। मेरा पर्सनल डेजिग्नेशन, मैं हाई कोर्ट का एक वकील हूँ, आप ये कह सकते हैं। मैं वो, आपने मुझसे मेरा डेजिग्नेशन पूछा था, मैंने बताया था। और विनीत जी ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। ये तो सब कोई जानता है कांग्रेस पार्टी कितने साल, 6 साल मोदी जी शासन कर रहे हैं लगातार, और 6 साल मान लीजिए। नहीं, अरे विनीत जी, और एम्स में इलाज हो रहा है। मोदी जी के बनाए शौचालय में इलाज नहीं हो रहा है किसी का। देखिए, एक बात बता दूं आपको, अलग मुद्दा हो जाएगा। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सगे रिश्तेदार को निमोनिया हुआ, मैं एक लाइन कहूंगा, एक लाइन। सगे रिश्तेदार को निमोनिया हुआ, कोई डॉक्टर ट्रीट करने को तैयार नहीं था। ये घटना है 25 अप्रैल की 2020 की। और भगवान के दया से आप लोग जैसे सभी सक्षम है, थोड़ा बहुत हमारी भी जान पहचान है। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी सब लगकर ILS सॉल्टलेक में नहीं करा पाए। मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि चूंकि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। उसके बाद में बाईपास में मेडिका में ले जाया गया, वहां पे बहुत सारे जब ऊपर से दबाव आया, उन्होंने क्या कहा सुन के पैर के नीचे की एक साधारण आदमी की जमीन खिसक जाएगी कि आज रात का 1.5 लाख रुपए, कल से 1 लाख रुपए पर डे का देना होगा। और अगर कोविड पॉजिटिव आएगा, मैं बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, और अगर आपका कोविड पॉजिटिव आएगा तो आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। ये घटना है 25 अप्रैल 2020 की। उनका प्रिस्क्रिप्शन भी हमारे पास है। तो हमने कहा क्या कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर? नहीं, ये अभी तक की बिल्कुल हाँ, प्रतीक जी बोल रहे हैं। लेट हिम कंप्लीट। सर कोविड अपने आप में एक अजीब बीमारी है, इतनी हाईली इन्फेक्शियस,
वायरस नहीं हुआ है। स्वाइन फ्लू हुई है, हम लोग के बहुत तरह के पेंडेमिक हुए हैं, जापानीज एनकेफेलाइटिस हुआ है, हांगकांग फ्लू हुआ है। हर 3-4 साल में एक ना एक पेंडेमिक हो रहा है और कमिंग ईयर्स में और नए नए पेंडेमिक होंगे, नए नए वायरस आएंगे, नए नए स्ट्रेन्स होंगे और वायरसेस आएंगे। तो कोविड वाज अ वेरी बिग चैलेंज टू मेडिकल, बिकॉज हम लोग को किसी को भी कोविड का ये पता नहीं था, लेकिन ये बहुत इन्फेक्शियस था। इसको समझने में करीबन 1 महीना लगा कि पेशेंट कांटेक्ट से आके, यानी सांस के द्वारा वो फैल रहा है, इसलिए पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। वायरस बहुत जल्दी रिप्लिकेट करता है और वायरल लोड बढ़ जाने के बाद में पेशेंट बहुत जल्दी वेंटिलेटर, लंग्स वगैरह बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे देना चाहता है। लेकिन तो इनिशियली भी गवर्नमेंट ने पहले सोचा था कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको पकड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रख के, प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने टोटल हटा दिया था कि आप कोविड इलाज नहीं कर सकते हैं। द सेम प्रॉब्लम हुई बंगाल में, जब करते 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 ये डिसीजन हुआ कि पब्लिक का अगर हम लोग नहीं लेते हैं, पब्लिक की मोबिलिटी नहीं रोकते हैं, तो हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं। तो शायद इसीलिए ये अब्रप्ट डिसीजन हुआ कि लॉकडाउन। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है। बहुत सारे पेंडेमिक आए हैं लेकिन कभी भी लॉकडाउन की जरूरत नहीं आई, क्योंकि WHO वार्न कर रहा था इंडिया में अगर पेंडेमिक फैला तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। उस वक्त करीबन न्यूयॉर्क में जिस हिसाब से हम लोग डेथ के वीडियोस आ रहे थे, लोग मर रहे थे कि लोग पैनिक अटैक में आ गए थे, कोविड हुआ मर जाएंगे, कोविड हुआ, लोग सब कुछ करने को तैयार थे। लेकिन फिलहाल जो समस्या है वो ये है कि इनिशियली जितने भी गलत ये स्टेप हुए, लेट मी टेल यू, गलत कुछ नहीं हुआ, वो एविडेंस बेस के हिसाब से डिसीजन लिया हुआ। पहला लॉकडाउन हुआ, फिर देखा कि शायद कर्व फ्लैटन हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, तो सेकेंड और थर्ड लॉकडाउन हुआ। करते करते देखा गया कि कोविड बढ़ रहा है, इसलिए देखा गया कि अब बहुत ज्यादा लॉकडाउन, अब चूंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है कुछ हद तक, अब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर नहीं पाएंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि प्राइवेट सेक्टर को, मैंने मार्च में भी मोदी जी को कहा था, एक ट्विटर में लिखा था कि आप प्राइवेट सेक्टर को अलूफ मत करिए, लेकिन चूंकि ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी पेंडेमिक, तो इसलिए ये इनिशियली ये हुआ। और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग सबको पता है कि बहुत ही लो ग्रेड है। उसके बाद मैंने कलकत्ता में तो, बंगाल में तो बोलने की जरूरत नहीं है, फिर एक्सटॉर्शन होने लगा, बेड नहीं मिल रहा है बांगुड़ में, तो कोई बोलता है हमको 1 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारे लिए बांगुड़, पेशेंट को उठा के पुलिस ले जा रही है घर से, लोगों में पैनिक हो रहा था। इतना तक प्रॉब्लम होने लग गया कि लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जब वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उन्हें कोविड हो जाएगा। तो मतलब मरे यहाँ हुआ, यहाँ खाई, बीच में आदमी इंसान क्या करे। मैं मिस्टर जेपी शर्मा, डॉक्टर जेपी शर्मा से पूछना चाहूंगा, मैं उसी को जस्ट कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ एक्चुअली, WHO के हिसाब से अभी 12 स्ट्रेन कोविड के हैं, कोई ज्यादा इन्फेक्टिव है, कोई कम इन्फेक्टिव है। तो अब जो सिचुएशन आ गई है कि कोविड की पूरी स्ट्रैटेजी हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। तो लास्ट में इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद में लॉकडाउन को ईज किया गया है, लेकिन अब है कि हम लोगों को ये मैसेज देना है कि नंबर 1 की कोविड अब रहेगा, तो ये गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, इतनी इन्फेक्शियस डिजीज है कि शायद फैलना ही इसकी डेस्टिनी है। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया है कि आप 60 बेड रखिए, 70 बेड रखिए। इवन हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल में पहले जैसे ही पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता था, हम लोग पीपी किट पहना के उस पेशेंट को बांगुड़ भेजना पड़ता था, या पीजी या जहां भी कोविड रेटिफाइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी। उसकी वजह से बंगाल में इतना पैसे का एक्सटॉर्शन हुआ। अभी प्राइवेट सेक्टर आ गया है। मैं आपको एक बात के लिए एवरेज में, मैं बेलव्यू में बता रही हूँ, मेरे एक पेशेंट का एवरेज में कोविड पेशेंट 40 से 50 हजार। उसमें खर्चा क्या है कि स्टाफ को 15 दिन, आपको जो स्टाफ है, एक तो आप उनको डबल पैसा देते हैं, कोई भी मेंटल स्ट्रेस में काम नहीं करना चाहता है, हम लोग स्टाफ को काउंसिल करते हैं कि आप लोग प्लीज काम करिए, फिर 15 दिन उनको क्वारंटाइन में भेजना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हॉस्पिटल को सैनिटाइज करना पड़ता है, पूरे वार्ड को साफ करना पड़ता है। एक ओटी के बाद में हम लोगों का 2-3 लीटर तो स्पिरिट लग जाता है, 1000 रुपए का। पीपी किट, एक डॉक्टर पीपी किट उसको खोलने का एक तरीका है, डॉक्टर जाके आके के आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जो बोल रहे हैं 500 रुपए उसकी वो है, लेकिन उसकी एमआरपी जो है, ज्यादातर हॉस्पिटल एमआरपी है, तो कोई का 1500 होगा, कोई का 2000 होगा। तो ये नियम है, बिजनेस है जो लोग रन कर रहे हैं कि वो लोग एमआरपी चार्ज करते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक उस पेशेंट के अगेंस्ट में 3-4 पीपी किट, क्योंकि कोई भी डॉक्टर एक बार पेशेंट देख के आएगा, उसके बाद उस पीपी किट को खोलेगा, क्योंकि इतनी इन्फेक्शियस है, सिस्टर है, तो वो पहन के सारा दिन नहीं घूमेगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेशेंट पे एक ही पीपी किट लगेगा। हम लोग सीजर करते हैं तो एवरेज में पॉजिटिव पेशेंट पे 10 से 12
पीपी किट उसी वक्त लग जाते हैं, डबल ग्लव्स, ये ओटी, सैनिटाइजेशन। उस दिन हम लोगों ने मुकुंदपुर पे, हम लोग भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सीजर कर रहे हैं। तो मार्च की जो समस्या थी अलग है, आज की समस्या अलग है। आज इस मैसेज ये जाना चाहिए लाइका टीवी से कि कोविड को इतना लाइटली न ले। हालांकि मैं आपको इस बारे में ये बोलना चाहूंगी, मैं खाली लास्ट एक वंदना खत्म करती हूँ। एवरेज में जो बोर्ड वाली बात है वो ये है कि अगर 100 पेशेंट है उसमें 90% पेशेंट ठीक हो जाएंगे, 10% पेशेंट हॉस्पिटलाइज जाएंगे। एक वीक के बाद में उसको जब लंग्स की प्रॉब्लम होती है तब हम लोग उस पेशेंट को कहते हैं, और उसमें से शायद 2% पेशेंट को वेंटिलेटर लगेगा। फिलहाल जो बंगाल की हालत है, हम लोग एटम बम पर बैठे हुए हैं जो 2 हफ्ते में फटने वाला है, क्योंकि घर घर में कोविड चला गया है और हमारे पास ऑलरेडी वेंटिलेटर सैचुरेटेड है। और अगर 2 हफ्ते बाद अगर मेरे को भी कोविड हो जाता है शायद, तो शायद मेरे को वेंटिलेटर ना लगे अगर हमको जरूरत पड़े, बिकॉज 90 अपोलो है, अपोलो कह रहा है 90% उनके हाई डिपेंडेंसी बेड है वो फुल है। तो कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोविड से लॉकडाउन भी ईज, क्योंकि कम्युनिटीज पे तो लॉकडाउन का कोई मकसद नहीं रह गया। जो बात है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पे रहें और वो जो टोटल सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करें। इसके उपरांत भी गवर्नमेंट अगर पब्लिक नहीं मेंटेन करती है तो ये दुख का विषय है। तो मैसेज लाइव टीवी में आप देख रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि लाइव टीवी में लाइव आप लोग देख रहे हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर हमें कहिए। अगर आपके भी कुछ सवाल है हम जरूर पूछेंगे। फिलहाल के लिए अभी सेरो सर्वे हो रहा है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के हिसाब से ये एक सर्वे होगा जो कि उन शहरों में होगा या फिर उन जोन में होगा जो बहुत ज्यादा हाई रेटेड, जो कॉन्टामिनेटेड जोन में आ गए हैं, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई ऐसे बहुत सारे, इवन कैलकाटा है, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन में 15 से 30% लोग जो हैं संक्रमित होंगे, उन्हें कोरोना वायरस होना है। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे धीरज पंडित जी से। जेपी जी, मैं आपसे पूछूंगी, बहुत देर से बैठे हुए धीरज जी, हमारे स्टार है, बॉलीवुड के स्टार, और आज सुबह हमें बहुत ही खराब डिप्रेशन वाली खबर मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। बॉलीवुड के स्टार है हमारे साथ धीरज पंडित जी। धीरज जी, लोग कह रहे हैं कि काम के कारण या कार्य के कारण बहुत सारे जो बॉलीवुड की जो हालत है वो भी बहुत खराब होके रखी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले धन्यवाद, अंततः मुझे बोलने का मौका मिला। सबको सुना मैंने, बहुत ध्यान पूर्वक सुना और अच्छा लगा, सब अच्छी जानकारियां दे रहे थे। बीच बीच में कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ पॉलिटिकल मामला आ जाता है, तो ये जो समय है इस महामारी का, ये वो समय नहीं है कि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करें कि उन्होंने क्या किया और उनकी दूरदर्शिता थोड़ी कम थी, तो ये वो समय नहीं है। अब तो जो होना था हो चुका। अब जो स्थिति, जैसे आपने, मैं कलकत्ता से ही हूँ, अभी मुंबई करीब पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, और इस 15 साल के दौरान जो स्थितियां मैंने देखी, कई हमारे ऐसे कलाकार हैं जो प्रवासी हैं, उनके पास यहाँ का कोई वोटर आईडी नहीं है, उन्होंने वोट वगैरह नहीं दिया, 15-20 साल 30 साल उन्होंने यहाँ गुजार दिए, और लगभग उनके कमाई का अधिकांश पैसा रेंट में चला जाता है। और अब जो सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, जैसे मैंने सुना कि रेंट दे नहीं देगा, ये सिर्फ कागज बातें या फिर मौखिक बातें साबित हुई है। 1-3 महीने तो लोगों ने किस तरह से मैनेज किया, लेकिन अब वो दबाव के ऊपर पड़ने लग गया है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े एक्टर हैं और उन्होंने सुसाइड किया तो वो चर्चा का विषय बना। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े एक्टर हैं जो चर्चा का विषय नहीं बन पाए, और करीब मेरी जानकारी में 7 से 8 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। वो लोग जो यहाँ परिवार के साथ में रह रहे हैं, और वो सारे जो सरकारी दावे थे वो खोखले साबित हुए। ना बैंक से उनको राहत मिल रही है। मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले बैंक की EMI भरूं या जिंदा रहूं। मैं 2 बच्चों के साथ मुंबई में एक रेंट के घर पे रहता हूं और एक ठीक ठाक मैनेज करता हूं किसी तरीके से, क्योंकि मेरी अपनी सोसाइटी है और मुझे अपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को मेंटेन करते हुए चलना, तो एक अच्छे खासे खर्चे हैं। मैं अब उस डर से बाहर आ गया कि अब बैंक क्या करेगा या कोई EMI वाला क्या करेगा मेरा, पहले मैं जिंदा रहूं, अपने सब परिवार बच्चों को मैं जिंदा रखूं। तो जिंदा रखने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब वहां मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से सिर्फ वो सरकारी जो वादे थे कि 3 महीना आपसे रेंट नहीं लिया जाएगा, आपको इसकी छूट मिलेगी, EMI की छूट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत विपदजनक स्थिति है। बैंक ने 2 महीने का EMI लिया, तीसरे महीने में अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल करके मैं घर ले आया। उसके बाद से फोन कॉल्स आने शुरू है, सर आप दीजिए पैसे, नहीं तो
हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे या ये कुछ करेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हुई। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी क्या करे? यहाँ राहत पहुंचाने वाली बात है। जैसे आपसे मेरी जब बात हुई थी तो स्कूल की फीस की चर्चा हो रही थी। एक आदमी जिंदा रहे, रेंट भरे या स्कूल के बच्चों की फीस भरे। स्कूल ने भी बहुत सारे ड्रामे ऐसे खोल दिए कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करें। 3 साल का मेरा बच्चा है और मैंने अभी उसका एडमिशन कराया अभी नर्सरी में। वो ठीक से पापा मम्मी भी नहीं बोलता है, अब वो ऑनलाइन पढ़ेगा। पापा भी बोलना चाहता है, वो ऑनलाइन पढ़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं, इस पर कम से कम सरकार को एक कदम उठाए। और सबसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहीं पर है। इस एलोपैथी के नाम पर विदेशी कितनी सारी ऐसी कंपनियां जो अरबों खरबों रुपया भारत से ले जाती हैं। तो आज कम से कम जब ये महामारी है, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट करके देखें तो 1918 जनवरी में स्पेनिश फ्लू की एक बात चली थी। H1N1 कुछ फ्लू था। 25 करोड़ 13 लाख की आबादी थी हिंदुस्तान में और उसमें करीब 6 से 7% की आबादी संक्रमित हो गई थी और 50% के आसपास लोग संक्रमित हुए थे। 6 से 7% की आबादी मर गई, लगभग 1 करोड़ 60 लाख। 25 करोड़ 13 लाख में से 1 करोड़ 60 लाख लोग उस स्पेनिश फ्लू से मर गए इंडिया में, जबकि उस समय क्षेत्रफल ज्यादा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित था भारत में, और आबादी कम थी। अब स्थिति क्या है, 138 करोड़ की आबादी है और क्षेत्रफल और घट गया है हमारा। अब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह गया है। 4 बार के लॉकडाउन के बाद अब लोगों के पास सेविंग खत्म हो चुकी है। अब अगर वो बाहर नहीं गए तो वो परिवार को खिलाएंगे क्या? सुगबुगाहट आ रही है कि भैया कोरोना से तो बाद में मरेंगे, शायद भूख से हम पहले मर जाएं। तो उनकी मजबूरियां हैं। जो बहुत अपर लेवल का तबका है उनके पास बहुत अच्छी सेविंग है। लोअर लेवल है उनके लिए सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है। समाज सेवी भी फोटो खिंचवाने के बाद कुछ थोड़ी बहुत मानवता बच जाती है तो थोड़ा बहुत खाना उनको पहुंचा दिया जाता है। मेरे बिल्डिंग के सामने एक स्लम वाली बिल्डिंग है जो स्लम को दी गई है और सुबह दोनों टाइम राशन सब पहुंच रहा है। एक मध्यम वर्गीय जो बेचारा किसी से बोल नहीं पाता है, मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर मैं भी तकलीफ में हूँ, आज 4 महीने बाद मुझे वो सावधान इंडिया मैंने किया था 1 मार्च को, 29, 1 और 2 3 दिन में शूट किया था। मुझे एक अच्छा खासा पेमेंट मिला और वो टाइम से उन्होंने मुझे भेज दिया। वो मैं इंतजार कर रहा था, मैं डरा हुआ था कि अगर वो पैसा भी नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ऐसे मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ सरकार को कम से कम 2 चीज, जो खोखले वादे ना हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं दूरदर्शिता और परिपक्वता की बात नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ने, पिछली सरकार ने क्या किया, तत्कालीन सरकार क्या कर रही है। जिसको जो करना था लेवल बेस्ट वो अपना कर रहे हैं। किसी को कोई नहीं चाहता कि इस महामारी से कोई मरे। लेकिन ऐसी स्थिति में मान लीजिए मेरे पास अब बहुत ज्यादा सेविंग नहीं है, मेरा परिवार अगर संक्रमित हो गया या मैं संक्रमित हो गया, मेरी मजबूरी है। मेरे 2 छोटे बच्चे, परिवार लेके मुंबई में रेंट के घर पे रहता हूँ, मुझे काम करने जाना बेहद आवश्यक है और मैं बाहर से संक्रमित होकर के आ गया घर में, मुझे 14-15 दिन बाद पता चलेगा, जब तक मेरे दोनों बच्चे संक्रमित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराता हूँ तो वो जो पर डे का जो अस्पताल का बिल है 60-70 हजार, 1 लाख रुपया, और 10 दिन 15 दिन रहना पड़ा, तो मैं उस पैसे को कहां से भरूंगा जबकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। तो क्या मैं उस चिकित्सा के अभाव में, पैसों के अभाव में जान दे दूं? हमारी डेवलपिंग कंट्री है कागजों में, हम अंडर डेवलप्ड है अब भी। तो ऐसी स्थिति में कि जब लोगों के पास सेविंग नहीं रही तो आधा हिंदुस्तान सड़क पर उतर गया। मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहां से लोग सड़क पर उतर गए, आधा हिंदुस्तान सड़क पर उतर गया था। ऐसी स्थिति में अगर कोई संक्रमित होता है और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार क्या कदम उठाएगी? धीरज जी, क्या मैं उनका इलाज आपको होगा? धीरज जी अभी डॉक्टर अंजुला बिनाकी और डॉक्टर जेपी शर्मा ने एक बात बोली है कि पीपीटी किट और बार सैनिटाइज करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में भी एक खर्चा है। तो हॉस्पिटल जो है वो अपना खर्चा किस तरीके से ले, तो इसलिए शायद 8 से 10 लाख का बिल उनका भी आ रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो जेपी शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन रखा है हमारे डॉक्टर्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट के जेपी शर्मा है, अंजुला जी के डॉक्टर लिए, अंजुला वो बिनाकी। हाँ जी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया व्यूअर्स ने कि कोई भी पेशेंट जा रहा है जो उन्होंने अभी ऑलरेडी जो फेस किया है, तो एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट देना पड़ रहा है कि कोरोना हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराना पड़ रहा है, ये क्या सही है? विनीत रोहिया जी, इस बारे में, विनीत रोहिया जी, let me tell प्लीज। एक्चुअली ये गलत बात है, ये गलत बात है। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं करना होगा। जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट सब प्राइवेट हॉस्पिटल का एक नियम होता है, जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट सब हॉस्पिटल लेता है। सो नो हॉस्पिटल शुड
increase that amount to 5 lakh. That is arbitrary and that is not done. Sir, I would like to share a screen for this, और मैं आपको उनका रिटर्न दिखाऊंगी जहां उन्होंने लिखा है कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे if you are admitted. मेरे पास बिल्स है। और वंदना जी बोलिए। पैनलिस्ट ने 4-5 प्रश्न उठाया मेडिकल रिलेटेड, मैं जस्ट उसमें दो एक सेकंड में बोल देता हूँ। एक जो बोला अगर सडन सर्ज हो गया, हम लोग का पेशेंट सडनली बढ़ गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काफी है? मैं यही कह रहा, अगर सडन सर्ज हुआ है, सडनली बहुत केस बढ़ गया, बहुत वेंटिलेटर का दरकार हुआ, बहुत बेड का दरकार हुआ, हमारा भारतवर्ष में, पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, पूरा भारतवर्ष में we are going to face a disaster if there is a sudden surge, because our medical care is still not up to the mark. Number one. Number two, as far as West Bengal is concerned, every hospital is governed by the West Bengal Clinical Establishment Regulation Commission Act. उसके अंदर बिल में डिटेल्ड आइटम वाइज देना मैंडेटरी है। अगर कोई हॉस्पिटल ने लमसम बिल दिया है, डिटेल बिल नहीं दिया, their party can go and complain to the commission and commission will take it up and the hospital will be penalized अगर वो लोग ने डिटेल बिल नहीं दिया कोई पेशेंट को। एंड कोई हॉस्पिटल एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। अगर किसी हॉस्पिटल ने किया है तो हॉस्पिटल विल बी पेनलाइज्ड। Number 3, regarding dead bodies. Now, till last week, the dead bags which were provided by the government ने dead bags दिया था, वो ओपेक था। अभी लास्ट वीक से गवर्नमेंट का एक रूल निकला है, जे परिवार का 4 जन लोग, 4 आदमी, अगर किसी फैमिली में किसी का डेथ हो गया तो उनका 4 आदमी को बॉडी को दिखाना चाहिए। इसीलिए डेड बॉडी को, जो डेड बॉडी बैग बन गया है, तो अपर पार्ट अभी ट्रांसपेरेंट होकर के बन के आया है, सो दैट घर का लोग पेशेंट का मुख देख सके। एंड ये अमुक पेशेंट है, ये अमुक पेशेंट, उल्टा पुल्टा। और इस चीज के लिए हैट्स ऑफ करना चाहूंगे विनीत रोहिया जी ने। विनीत रोहिया जी ने ही किया था, और सुप्रीम कोर्ट में ये चीज आई कि परिवारजन उनका मुंह देख सके। इन्होंने काफी लंबा केस किया तो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर निकाला है। थैंक यू सो मच विनीत रोहिया जी फॉर दैट। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नहीं, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेड आप लोग कैसे सिलेक्ट कर रहे हो पेशेंट को? मतलब ये तो बोली लग रही है बेड पे, जितनी ज्यादा बोली वही बेड कंफर्मेशन। तो हाउ यू गोइंग टू डिसाइड कि यहाँ पे 10 दिन यहाँ पे संक्रमित है, एंड आप किसको सिलेक्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस? प्लीज टेल मी। There are two things to it. One, severity of the case. Government ने पेशेंट को भेजता है हमारे हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एंड दोज पेशेंट्स को कोई हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं लेता है। जो प्राइवेट कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है उनमें चार्ज होता है, ये क्लियरली समझ लेना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है वो लोग को कम्प्लीटली बिना मूल्य चिकित्सा होता है। सर 3-4 केसेस ऐसे आए हैं कि गवर्नमेंट के बाद पहुंचते वहीं मर गए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? यहाँ तो फिगर्स बता नहीं, जैसे रुहिया ने कहा, या फिगर्स नहीं बता रहे हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में बताइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का क्या काम है कि कोई पेशेंट आता है, तबियत खराब है, चाहे कोरोना हो कि कोई बीमारी हो, तो उनका पहले ट्रीटमेंट करे। वो गवर्नमेंट के पहुंचते वजह से तो वहां मौत हो जा रही है, तो आपके पास कब आएगा? ट्रीटमेंट तो हो रहा है। विनीत रोहिया जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? विनीत जी बोलिए। प्रत्येक हॉस्पिटल का एक पॉलिसी है। कोई हॉस्पिटल में 50,000 लेता है डिपॉजिट मनी, कोई हॉस्पिटल 1 लाख रुपया लेता है। हम जब दिसंबर में सिलीगुड़ी में था, हम लोग 0 डिपॉजिट में पेशेंट को ट्रीटमेंट किया है। 0 डिपॉजिट। हॉस्पिटल का अपना रूल होता है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। धीरज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, धीरज जी बोलिए। वहाँ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जी, मैं विनीत रोहिया जी का बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, सैल्यूट है, हेड्स ऑफ सर आप। देखिए ये हमारा कर्तव्य है, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, शर्मा जी ने, कि हम लोग नहीं चाहते कि 5 लाख से ऊपर जाए, ऐसा हम लोग भी कोशिश नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ना सर, हमारा एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो वो लगभग कर्जे में ही पैदा होता है। और हिंदुस्तान का बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसने 5 लाख रुपए इकट्ठे अपने जीवन में देखा ही नहीं होगा। तो I agree, धीरज जी, आपने एकदम सही बात बोला है। हम भी नहीं चाहता है। I also don't want। तो ऐसी स्थिति में ना एक ही कारक है जो हमें बचा सकता है। क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल चीजों के बाद एक मानवता की बात हो जाए, कम से कम थोड़ा हंस पाए हम लोग। तो एक ही कारक है जो हम सबको इस पेंडेमिक से, इस महामारी से बचा सकता है, वो है आपस में
भाईचारा, मानवता और परस्पर सहयोग। हम कोशिश करें कि कम से कम ऐसी स्थिति बने, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कमाना हमारी मजबूरी है, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो परिवार हमारा नहीं चलेगा, हम एक समय के बाद घर से बाहर निकलना हमारी मजबूरी हो जाएगी। और अभी जो स्थिति बनी है, कम से कम चिकित्सा तंत्र, क्योंकि बीमार होने के बाद एक ही भगवान देखता है, वो है डॉक्टर। तो जब वो डॉक्टर जी कुछ बोलना चाहेंगे? एक मिनट, मैं रंजीत कानोडिया जी का बता दूं। रंजीत कानोडिया जी वो हैं जो कि ड्यूक गार्डन में रहते हैं, तेघड़िया। इनके घर के पास में ही एक कोरोना वायरस के एक पेशेंट मिले और उनका परिवार में नीचे इनके बिल्डिंग में ही मिले और सेम कॉम्प्लेक्स में, सेम बिल्डिंग में मिले। और जो पूरा परिवार था वो कोविड से शिकार था। तो उस समय क्या इनकी स्थिति थी, ये लोग क्या सोच रहे थे, और इन्होंने फट से अपना पोजीशन चेंज किया। तो रंजीत जी, उस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। मेरे बिल्डिंग में ही एक केस हुआ। मैं 4th फ्लोर में रहता हूँ और 1st फ्लोर में जो एक फैमिली रहती है, उसके जो फैमिली हेड है उनको कोरोना हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉम्प्लेक्स से 4 दिन पहले कब वो चले गए और जाके अपने आप को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, और हमारे कॉम्प्लेक्स में किसी को बताया तक नहीं कि उनको कोविड हुआ है और वो एडमिटेड है। हम लोगों को भाया मीडिया 4 दिन के बाद किसी के थ्रू पता चला कि इनको कोविड है। और फिर उनकी फैमिली को हमने पूछा कि आपके हस्बैंड ऐसे ऐसे एडमिट है क्या? वो बोले हाँ एडमिट है। मैंने कंफर्म किया, फिर उससे हम लोग हॉस्पिटल में बात किए, जो आदमी एडमिट थे वो बोले हाँ मैं एडमिट हूँ, मैं 4 दिन से भर्ती हूँ। तो हम लोगों ने उनको कहा कि जब आपको हुआ तो आपको बताना चाहिए कि आपको कोविड हुआ है और आपकी फैमिली यहाँ पर ओपन घूम रही है, ठीक है। 4 दिन वो इन्फेक्टेड फैमिली के साथ रहे हुए उनकी फैमिली थी, मोस्ट प्रोबेबली उनको भी कोविड होगा। तो मैंने फिर इनिशिएटिव लिया, मैं अपनी सोसाइटी को कहा कि इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनको जो भी सामान है उनको हम लोग पहुंचाएं, उनके घर तक पहुंचाएं, इनको बाहर न जाना पड़े। तो हमारी सोसाइटी भी बहुत इसमें सोच रही थी कि हम लोग इनको कैसे सामान पहुंचाएं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो सामान पहुंचाएगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मैं कहा कि आप इनको सामान नहीं पहुंचाओगे तो ये भूखे तो मर नहीं सकते हैं, इनको तो हमें हेल्प करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया कि ठीक है, इनसे मैं पर्सनली फोन में बात किया कि आप घबराइए नहीं, आपको जो जो चीज जरूरत हो आप मुझे बताइए, आपको जो भी खाने की सामान की जरूरत है, जो आपकी दवा की जरूरत है, सारी चीज आप बताइए। मैं उनसे पर्सनली फोन करके सारी लिस्ट पर्सनली लिखा, उनको जो भी खाने की सामान चाहिए थी, दवाई चाहिए थी, मैं उनसे पूछा। वो कहे हाँ मुझे फीवर आ रही है, मैं पैरासीटामोल ले रही हूँ, तब तक ही 6 घंटे रहता है, फिर लेती हूँ, अदरवाइज फिर आ जाता है। उनके बच्चे को भी खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम भी आ रहे थे। मैंने उनको दवाई भी पहुंचवाई, खाना भी पहुंचवाया कि वो निकले नहीं। लेकिन 4 दिन तो वो निकली है, ठीक है। उनकी वाइफ हाँ 4 दिन इन्फेक्टेड के बाद भी निकली है, क्योंकि मैंने बाद में जब हम लोग बात किए तो उनकी टेस्टिंग आई तो पूरी फैमिली को पॉजिटिव आया था। दैट मीन्स वो 4 दिन इन्फेक्टेड फैमिली कहीं ना कहीं कोई दुकान में गई है। रंजीत जी, इसी कारण से लॉकडाउन फेलियर हुआ। लोगों में ये अवेयरनेस ही नहीं है, छुपा लिया, कोविड लेके घूम रहे हैं लोग, और हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए कि लॉकडाउन फेलियर हुआ। आप कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रही है, अब सरकार को डॉक्यूमेंट नहीं दे। इनिशियल लॉकडाउन कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं है। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड नहीं किया, उनकी फैमिली ने आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड नहीं किया था। ऐसे ही लोगों के कारण आज वो फल हम भुगत रहे हैं कि अब ये एकदम बड़ा रूप में बस्ट करेगा। उन्हीं लोगों के कारण लॉकडाउन फेलियर हुआ है। तो ये समझिए कि वो चीज तो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। मैं बोला पर्सनली, हाँ मैं उनको बोला कि आप किन किन दुकानों में गई है, उन्होंने कहा मैं सब्जी खरीदी हूँ, मैं ये खरीदी हूँ, मैं मैगी खरीदी हूँ, मैं दवाई खरीदी होंगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ गई है ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया, लेकिन इंडियन लोग ऐसे हैं कि क्या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे, उनका ठीक से नाम ही नहीं बताते, घूम रहे हैं लोग, इसीलिए लॉकडाउन फेलियर हुआ। तो मैंने देखा जाए तो इसे हमें छुपा रहे, हमें छुपाना नहीं है। डॉक्टर अंजुला जी बोलने चाह रही है कि ये जो है इसे हमें नहीं छुपाना है। अगर सही में कोई प्रॉब्लम है तो पहले अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप ये बोल रहे हैं कि छुपाना नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, कल मेरी 2-3 कोविड पेशेंट से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शी हैड डन द जर्नी जनवरी में और उसका कोविड पता चला है विद कुछ, उनको बुखार उखार कुछ नहीं था, कहा जाता है 100 डिग्री से ऊपर बुखार हो तो उनको कुछ ऐसा नहीं था। देयर वाज स्लाइट पेन, खाली एक पेन था जिसके कारण वो हॉस्पिटल में गई थी और आफ्टर 25 डेज
उन्हें पता चला, शी वॉज थैंकफुल कि सिर्फ उनको हुआ था, उनकी फैमिली को नहीं हुआ था। आफ्टर 25 डेज शी केम टू न्यू कि उसे कोविड है। बस डॉक्टर के पास गई थी, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा था, बोला हॉस्पिटल में जाओ, बोले कोविड टेस्ट कर ले रहे, एक जनरल, जस्ट अ पेन एंड नो फीवर। तब उन्हें पता चला, तो शी डज नॉट नो। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको छुपाना नहीं है? वो उन्हें खुद पता नहीं है कि उन्हें कोविड है। नहीं, मैं यहाँ पर डिफर कर रहा हूँ, मैं यहाँ वंदना जी डिफर कर रहा हूँ, रंजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बोलिए। जब उनकी फैमिली कंफर्म कोविड पेशेंट है और एडमिटेड है, तो दैट मीन्स देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि उनकी फैमिली इन्फेक्टेड होगी। यहाँ केस डिफर है, तो उस केस में उनको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि वो बताए वो घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन जिस दिन पता चला मुझे कि उनका हस्बैंड एडमिटेड है, इमीडिएट मैं उनको रोका कि आप घर से बाहर मत जाओ, आपको जो भी चीज चाहिए मैं आपको ला के दूंगा। और मैंने इनिशिएटिव लिया बहुत और अच्छा मैं काम उनको किया रोका रंजीत कि जी। आप जैसे पूरी- लोग ही चाहिए, आप जैसे लोग ही चाहिए यहाँ पे जो सबको हेल्प करे। अगर इस तरीके से अगर सब आगे बढ़ के आएंगे, इस तरह की जो महामारी है 210% खत्म हो जाएगी। मैं डॉक्टर शर्मा जी से क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का। मंदाना जी एक मिनट मंदाना जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बोलिए। ठीक है। मैं उनको ये हमेशा पूछता भी रहता था कि आपकी तबीयत कैसी, क्योंकि जब मैं इनिशियली उनसे पूछा उन्होंने सारा फैक्ट बताया, ठीक है। फिर मैं जब अपनी सोसाइटी को ये मैटर हैंड ओवर किया कि इनको खाना पहुंचाना है, उन लोगों ने पहले डिनाई किया, नहीं जो लोग जाएंगे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मैं कहा कि देखो एक आदमी इन्फेक्टेड का भी होने का चांस नहीं है, वो गेट बंद रहेगा, उस पोजीशन में वो घर के बाहर खाना रखेगा और मैं उनको फोन कर दूंगा कि आपके घर खाना रखा ले लो। मैंने उनसे रुपया भी नहीं लिया। मैं कहा रुपया पैसा बाद में हो जाएगा, आपके हस्बैंड होंगे, पहले मैं उनकी फैमिली को चाहता हूं कि वो स्प्रेड नहीं करे और उनकी फैमिली भी घर में अच्छी तरीके से रहे। तो मैंने ये वही बात को मैं जस्ट एडअप करना चाह रही हूँ रंजीत जी, कि अभी पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके क्वारंटाइन में डाल रहे थे फैमिली को, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि इतने केसेस है, क्वारंटाइन संभव नहीं है, घर पे रहो। तो जो आदमी बुखार है, कोविड पॉजिटिव है, ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर पे रहे और लोगों को इन्फेक्ट नहीं करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। नहीं है ना, उनकी फैमिली अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकलती। इसीलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग मोदी जी को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होता तो वो घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। यहाँ पे एक व्यूअर ने मैसेज किया है, क्या पोजीशन है रंजीत जी, ऑफिस में बोल रहे हैं कि अगर आप ऑफिस में अगर आप नहीं आए ना तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, वो भी काट के मिल रही है, आपको नहीं मिलेगी। शायद आप इतने संपन्न हैं और आप इतने हैं कि आप 3 महीना बैठ के खा सकते हैं, हर कोई ऐसा नहीं है। ये मुद्दा हमें मिल रहा है कि अगर उन्हें बोला जा रहा है अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो हम आपको ऑफिस से निकाल देंगे, उस मुद्दे पे बात मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, ये लोगों की जो जनरल समस्या है उसकी बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। गवर्नमेंट के लिए एक मिनट रंजीत जी, वंदना, गवर्नमेंट ने 3 महीने डॉक्टरों की सैलरी नहीं दी है। अंजुला जी एक मिनट मेरी बात को पूरी, बहुत हॉस्पिटल है, बहुत अंजुला जी मेरी एक बार बात पूरी होनी दीजिए। मैं जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक सेकंड मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगा। एक व्यूअर्स के क्वेश्चन आए हैं। रंजीत जी एक सेकंड में रोकूंगा, रंजीत जी एक सेकंड में रोकूंगा। एक क्वेश्चन आया है हमारे डॉक्टर साहब के लिए, हमारे शर्मा जी के लिए कि कैन यू गिव ब्रेकडाउन ऑफ द एक्सपेंसेस जो कोविड पेशेंट के होते हैं। नाना जी एक्सपेंस के बारे में हम लोग का डिस्कशन हो गया है। नहीं शर्मा जी से पूछे क्वेश्चन पूछा गया व्यूअर ने, डेली एक्सपेंसेस दे सकते हैं कि डेली जो देखिए डेली एक्सपेंस के बारे में अपनी बात डॉक्टर चार्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन चार्ज होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है, पीपी एक्सपेंस होता है, मेडिसिन एक्सपेंस होता है। 6 हेडिंग में बिल बनता है एंड 6O हेडिंग में आपका बिल बनता है। और एक क्वेश्चन है व्यूअर का पूरे पैनलिस्ट के लिए, क्या क्या दी जा रही है और मेडिसिन क्या क्या दी है, वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग है। इट्स नॉट सो इजी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब पैनलिस्ट के लिए कि उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्या शूट एंड शॉट का ऑर्डर दे देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो पब्लिक बाहर निकल रही है इनटू द लॉकडाउन। आप लोग क्या इसमें सहमत हैं? नो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर होता ये अमानवीय है, दिस इज टोटली इनह्यूमन। मंदाना जी मेरा नहीं, ये व्यूअर ने पूछा क्वेश्चन है। प्रतीक जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट कीजिए प्रतीक जी अपने आप। प्रतीक वंदना जी 2 चीज कहना चाहूंगा और आज के कार्यक्रम के लिए विदा लूंगा। मैंने वंदना जी को पहले कह दिया था कि मैं 7 बजे तक मैक्सिमम रह पाऊंगा। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल में, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की होती है,
निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कोरोना की करना चाहिए, प्रत्येक लोगों की, कोई भी लोगों को हो जाए, वो चाहे टाटा बिरला हो, अंबानी हो या रस्ते का आदमी हो। भारत का अगर नागरिक है या विदेश का भी कोई नागरिक अगर पासपोर्ट वीजा से आया है तो उसका निःशुल्क इलाज कोरोना का अभी इस काल में गवर्नमेंट को करना चाहिए। और दूसरा, डॉक्टरों के लिए, मैं डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अचानक कैसे इतने डॉक्टर्स आ जाएंगे? 4th ईयर जो कंप्लीट कर लिए हैं, 5th ईयर में है, अगर हम उनकी पूरी टीम को ले आए, एक ऐसा इतिहास में है घटना ब्रिटिश में, तो हमारे जो डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की फील्ड वर्क है, क्योंकि वो हो सकता है स्पेशलाइज काम नहीं कर सकते हैं, जो बेसिक जितने काम है वो 4th ईयर जो पास कर चुके हैं वो कैपेबल हैं करने के लिए। और आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम किए, बुलाए मुझे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वंदना जी को, लाइक टीवी को, मंदाना जी और सभी पैनलिस्ट को। अगर मेरी किसी को और मेरा बचपन का दोस्त है धीरज, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम लोग स्कूल फ्रेंड है, एक साथ क्लास फ्रेंड थे। धीरज, अच्छा लगा सभी को, धन्यवाद जी। मैं अपनी बात पूरा करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप रहेंगे प्रतीक जी, विदा लेने के लिए उन्होंने पहले 6:45, अब इन्होंने 20 मिनट ज्यादा टाइम दिया हमें। धन्यवाद प्रतीक तिवारी। धन्यवाद प्रतीक जी। वंदना जी, मैं अपनी बात रंजीत जी बोलिए। हाँ रंजीत जी बोलिए, आप रंजीत जी बोलिए। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। तो मेरी एक हम लोगों ने बात बोले दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा एक सजेशन है मेरे दिमाग में कि एक जैसे मिनट धीरज जी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं पहले। तो फिर उनको हमने जो हेल्प किया, उसके बाद फिर उनका पूरा फैमिली का टेस्ट किया गया। वो 5 आदमी थे फैमिली में जो एडमिट था, उनके अलावा 5 आदमी थे, एक मेड थी और 4 उनके फैमिली मेंबर थे। जब हम लोगों ने उनको बहुत हेल्प किया कि कैसे टेस्ट करना है, आजकल घर आके सैंपल ले जाते हैं, हम लोगों ने उनको नंबर दिया। फिर वो कहे हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तभी वो टेस्ट करेंगे, हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराया, फिर उनको हेल्प किया, उनकी टेस्ट हुई तो सारे के सारे फैमिली मेंबर पॉजिटिव थे, सिर्फ एक मेड को छोड़ के। जब वो पॉजिटिव आए तो उनके हस्बैंड से हम लोग बात किए कि क्या करना है, वो कहे कि इनको कोई हॉस्पिटल भेजवाने की व्यवस्था कर दीजिए। हमारी सोसाइटी ने इसके ऊपर में एक्शन लिया कि ये किसी तरह से हॉस्पिटल चले जाए, लेकिन कहीं कोई हेल्प नहीं मिली है आज तक। वो घर में ही है, जहां भी उनसे बात किया गया वो बोले कि घर में ही रहेंगे। अब उनकी एक एजेड मदर है 86 ईयर ओल्ड, वो बहुत ही सीरियस है। अब हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग उनको कहाँ लेके जाए और कैसे एडमिट कराए, कहाँ कराएं। आप लोग डॉक्टर लोग हैं, हमारे साथ है जेपी डॉक्टर साहब, आप गाइड करिए कहाँ उनको और कैसे ले जाना चाहिए। सरकार अभी कह रही है कि घर पे रखो और उनकी मदर सीरियस है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ एडमिशन, जहाँ एडमिशन करना है सब कह रहे हैं सोर्स चाहिए, पैरवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब हम लोग असमर्थ फील कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि मेरे घर के नीचे पेशेंट है, पूरी फैमिली, मैं उस सीढ़ी से नीचे आना जाना कर रहा हूँ, मैं भी अपना खाने का सामान लाता हूँ, मैं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। और उन्हें कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए आप लोग गाइड करिए। डॉक्टर लोग आप लोग हैं कहाँ अगर पेशेंट इज ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट तो आप कोई भी कोविड हॉस्पिटल में ले जाइए। अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी हॉस्पिटल में जांच करेगा, अगर कोविड टेस्ट करेगा, पॉजिटिव का सर्टिफिकेट है उनके पास टेस्ट का, तो जो हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट होता है कोई हॉस्पिटल में लिया, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा है। क्यों? बेड अवेलेबल होगा तो लेगा, बेड अवेलेबल नहीं जहाँ बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं एक क्वेश्चन और, अगर बेड अवेलेबल नहीं है तब क्या किया जाए? तब आप क्या मैं तो वही बोला, अगर केस आप शायद मन नहीं दिया, हम तो इसके पहले में बोला कि अगर भारतवर्ष में या वेस्ट बंगाल में सडन सर्ज हुआ तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अभी जो है वो गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। हाँ, तो अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि वो ले जा नहीं सकते, आप घर पे करो। प्राइवेट में बोलते हैं कि वो कहीं पर बात कर चुके हैं, कोई लेने तैयार नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए या सोर्स चाहिए या पैरवी चाहिए। अमाउंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अमाउंट देना ही पड़ेगा, कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा, रुपया देना तैयार है। विनीत जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विनीत जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विनीत जी, हॉस्पिटल में अमाउंट देना ही पड़ेगा, अगर प्राइवेटली आया तो अमाउंट देना ही पड़ेगा। हाँ विनीत जी, बात भी नहीं हो रहा है। एक सेकंड रंजीत जी एक सेकंड, एक मिनट विनीत जी कुछ बोलना विनीत जी बताइए, इसमें आप पूरा रोशनी डालिए, कहाँ हम लोग को लेके जाना चाहिए। 2 बातें कहूंगा आपको। पहली चीज ये कि इसमें प्रायोरिटी आपको देखनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी किसकी है। अगर किसी को सिम्टम्स है और ओपन सिम्टम्स है, देखिए इसमें 2 तरह के केसेस होते हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक होता है और एक सिम्प्टोमेटिक होता है। तो अगर आपको क्लियर सिम्टम्स मिल रहे हैं, सिम्टम भी है और सर्टिफिकेट भी है, टेस्ट भी हो गया, पॉजिटिव भी आ गया। मेरी बात सुनिए। मान लीजिए सिम्टम है कि थोड़ा सा गले में दर्द है या थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस लाइट है बहुत, तो उस केस में आप फिर भी उनको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अगर यंग है
between 10 years to 55 years और 60 years, तो उनको अभी हॉस्पिटल में नहीं भी ले जाएंगे, तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या है कि अगर प्रॉपरली सीरियस सिम्टम्स हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल में आपको कोशिश करके, अगर मान लीजिए प्राइवेट में ऑप्शन नहीं भी मिल रहा है, तो आप MR बांगुड़ में अभी भी 200 बेड खाली हैं, वहां व्यवस्था कीजिए जिससे पता नहीं पेपर में खाली होंगे, पेपर में खाली होंगे। हम लोगों ने लोकल कमिश्नर को अप्रोच किया, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन में अप्रोच किया, सब कह रहे हैं कि वो घर में ही रहेंगे, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं वो लोग। देखिए, ये बंगाल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या है, समस्या ये है, अगर आपको बेड नहीं मिलेगा तो आप उनको सड़क पर नहीं छोड़ सकते। उनका एक घर है, उनको घर में रखना ही पड़ेगा। आपके पास कोई घर में रह रहे हैं, वो घर में ही रह रहे हैं, लेकिन वो 86 ईयर ओल्ड है, सीरियस है, उनको कैसे ले जाएं? सर एक बार मेरी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अस्पताल में आपको बेड नहीं मिलता है, तो आप उनको सड़क पे थोड़ा ही छोड़ सकते हैं, आप उनको कहीं नहीं ले जा सकते। और अगर आप क्वारंटाइन जो टेम्पररी सेंटर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, गवर्नमेंट वालों की हालत और ज्यादा खराब है। उसके अतिरिक्त अगर प्राइवेट में किसी होटल में आप लेके जाएंगे, तो वो होटल बहुत महंगे है, वो हॉस्पिटल और होटल दोनों बराबर खर्चे पर हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे बेटर ये है कि जो आपने ऑप्शन रखा है कि उनको घर में रहने दीजिए, उनको घर में ही रख के उनका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके, उनको बोलिए कि अगर आपको कोई डॉक्टर की जरूरत है, उनको इमरजेंसी किसी में भी ले जाइए, हॉस्पिटल में जाके चेक करवा लीजिए, और जहां भी आपको प्रोविजन मिले वहां भर्ती करवाइए। भर्ती करने की जगह ना हो कैसे हम लोग ले जाए? कोविड पेशेंट को कोई गाड़ी में लेना नहीं चाह रहा, हम लोग कैसे ले जाए उनको? देखिए, आपको एक काम करना पड़ेगा, पीपीई किट्स आप अपने कॉम्प्लेक्स में, सोसाइटी जो आपकी है, आप लोग पीपीई किट्स खरीद के रखिए। कम से कम 50 पीपीई किट आपके हर सोसाइटी में होना चाहिए, जो कि 15,000 की मुश्किल से कॉस्ट है। और वो पीपीई किट पहन के अगर आप 2-3 लोग लेके जाएं, गाड़ी में लेके जाइए, उनको किसी भी इमरजेंसी में ले जाके उनका चेकअप करवाइए। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि मैंने उनको अगर वापस लाने की पोजीशन हो तो ले आइए, लाने की पोजीशन नहीं है, वहां बेड मिल रहा है तो भर्ती करवाइए, और वापस आकर गाड़ी को थोड़ा सा सैनिटाइज कर दीजिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त उस फैमिली को, जैसे आप अभी कर रहे हैं कि सामान पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचाना है, कच्चा सामान पहुंचाना है, जो भी पहुंचाना है पहुंचाइए। उसके अतिरिक्त उनके घर वालों को ये बोल दीजिए कि आपके घर में जो भी कचरा हो रहा है, उसको रात को एक प्लास्टिक के पैकेट में रैप करके सीढ़ी में रख दीजिए, सुबह जमादार जाए और वो उसको उठा के ले आए। नॉर्मली 8 से 9 घंटे एक चीज बताना चाह रही हूँ, 20 मिनट है ना, और डबल थैला में करने के लिए बोले, सिंगल थैला ने डबल पैकेट कचरा को डबल पैकिंग की जाए। यस डबल। प्रतीक के एक मिनट अंजुला जी, मैं ये कचरे वाली बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अंजुला जी आपको देता हूँ। कचरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बता रही हूँ कि 1500 रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर आ जाता है। पेशेंट को वो बता नहीं पा रहे हैं कि उसको है क्या, उनको कोई और कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो पेशेंट किसी और चीज से मरेगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर 1500 का खरीद के दे दीजिए। अगर उनका सैचुरेशन मेंटेन्ड है तो ये कोविड से नहीं मरेंगे, किसी और चीज से मरेंगे। तो कम से कम बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 92-93% से प्लस है तो आपको इतना ठीक है, शी इज नॉट गोइंग टू डाई। Exactly. ऑक्सीमीटर मैं उनको एक खरीद के देने के लिए बोल देता हूँ। 1500 रुपए का आता है, फिंगरप्रिंट वाला, फिंगर वाला। एग्जैक्टली। दूसरी चीज आप ये याद रखिए, जो कचरे की हम बात कर रहे थे, वो सुबह निकाल बोलिए, उनको बोलिए रात को 11 बजे अपने सीढ़ी में रख दें, और सुबह आपका जमादार जो है वो जाके वहां से ले आए। क्योंकि करीब 8 से 9 घंटे का एक टारगेट हमने रखा है कि किसी भी सरफेस के ऊपर 8 से 9 घंटे से ज्यादा कोविड जो है वो लाइव नहीं होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि उनको जितना सपोर्ट आप लोग कर सके, पैनिक में मत, डरिए मत, बहुत पेशेंस रखिए। जो फैमिली के साथ में समस्या हो रही है वो कल हमारे साथ भी हो सकती है, इसकी कोई सही बात साथ नहीं होगा। तो कम से कम सोसाइटी में आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, सबकी मदद कीजिए, उससे डरिए मत, उससे लड़िए। मैं बार बार ये बात आपको दोहरा रहा हूँ। जो आदमी उसका कचरा लेने जा रहा है, क्या वो पीपी किट पहन के जाएगा या नॉर्मल जाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मास्क लगाए और हाथ में ग्लव्स पहने, मास्क एंड ग्लव्स। और जब वो अपना कचरे का काम खत्म कर ले तो उसके हाथ को आप सैनिटाइजर से सैनिटाइज करवा दीजिए। आस्क हिम टू हैव अ शावर इन हॉट वाटर, गर्म पानी में नहा ले, हो सके तो 2-3 बूंद डेटॉल की उस गर्म पानी में भी डाल दे तो और बेटर है। हम लोग क्या एक तल्ला की उस सीढ़ी से जाना आना कर सकते हैं? जैसे एक तल्ला वो फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी सीढ़ी से क्या हम लोग जाना आना कर सकते हैं? उसमें कोई रिस्क है? एकदम आराम से। नहीं, कुछ भी रिस्क नहीं है। आराम से जाइए, टच मत कीजिए, देयर इज नो रिस्क। और दूसरा एक काम और कर लीजिए, अगर संभव हो तो उनके जो भी सरफेसेस हैं, वुडन सरफेस या मेटल सरफेस, जैसे उनके दरवाजे पे जो लॉक वगैरह लगे हैं या दरवाजे का जो हैंडल है, उस पे
सैनिटाइजर जो है वो आप थोड़ा सा उसको सैनिटाइजर लगा दीजिए। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, एक पॉइंट मेरे को ऐड करने दे दीजिए। वायरस के लिए हम लोग सब जगह हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। सबसे सिंपल तरीका है, 1 लीटर पानी में 1 माचिस जितना ब्लीचिंग पाउडर अगर डालते हैं तो 1 लीटर आपका हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बन जाता है, और वो बेस्ट है। उनको कहिए कि घर पे उनको ब्लीचिंग पाउडर खरीद दीजिए, कचरे में थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर नीचे दे दीजिए, तो वायरस अपने आप मर जाएगा। और अपने घर को अगर वो सैनिटाइज स्पिरिट वगैरह से ना करें, हाइपोक्लोराइड, उनको 1 केजी ब्लीचिंग पाउडर खरीद के दे दे, उसी से ब्लीचिंग पाउडर डाल दें क्या? 1 लीटर में ब्लीचिंग पाउडर डाल दें? हाँ, यस, हर चीज ब्लीचिंग पाउडर, हर आदमी 1 लीटर में 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल दें क्या? 1 लीटर में राइट। एक क्वेश्चन है, हॉस्पिटल सैनिटाइज कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर से, उसी से फिर वो घर सफाई करें क्या? हर आदमी कर सकता है। अभी तो मैं रेकमेंड करूंगी कि हर आदमी को आग को प्रोटेक्ट कीजिएगा, कभी-कभी वो होता है, इसलिए आग को प्रोटेक्ट करके रखिए। मैं एक सवाल आया है अशोक अग्रवाल की तरफ से, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि जिनका मेडिक्लेम किया हुआ है और वो लोग क्या कोविड कवर होते हैं? और जो जैसे राहुल जी बोल रहे थे कि वो लोग अपना अगर मेडिक्लेम बढ़वा रहे हैं कि भाई अमाउंट बढ़ेगा क्लेम का, तो क्या वो बढ़ जा रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के? इसको थोड़ा सा राहुल जी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। राहुल जी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं आपका जो सवाल है जरूर राहुल जी तक दूंगी, उनका नहीं मिल रहा है। वंदना, ये क्वेश्चन के लिए जो आए हैं व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स की तरफ से, बेसिकली अगर कोरोना देखा जाए तो इस तरीके से फैल रहा है कि 50 to 60% मुंह से, रिमेनिंग जो है या नोज, 10 to 12 15% रिमेनिंग आईज। सो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग पुरानी पद्धति में चले गए कि नहा के बाहर जाना एंड वापस घर आते वक्त सामान को एक जगह रख के वापस नहाना। आई गेस इससे कुछ होने वाला नहीं है। सनातन की ओर चलना पड़ेगा मंदाना जी, सनातन की ओर वापस से चलना पड़ेगा। उसकी मैं मुहिम शुरू कर रहा हूँ। अभी वंदना ने किसी एक महिला के बारे में कहा कि 2 महीने से वो ठीक हो गई है, उसके बावजूद समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस चीज की उनको पीड़ा है। तो 1-2 लाइन है मेरी कि इस महामारी से किसकी रिश्तेदारी है? आज उनकी थी, कल उनकी थी, आज हमारी बारी है। तो वो संक्रमण से हम भी संक्रमित हो सकते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार न करें उन मरीजों का जो संक्रमित हो गए, और उस महिला को भी अपनाएं, क्योंकि आज वो संक्रमित हुए, कल हम भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज कि अभी कम से कम मैं प्रतीक के माध्यम से एक खबर चाहूंगा कि वो राहुल गांधी को पहुंचा दें। काफी सशक्त नेता है प्रतीक, हमारे मित्र, और मैंने उनसे वादा किया कि जब वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो चुनाव प्रचार में मैं ही आऊंगा उसके। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक सरकार तक एक मैसेज जाए कि ठीक है, मेडिकल की अपनी एक बेसिक कॉस्ट है, आप वो बेसिक कॉस्ट ले लें, लेकिन वो उनसे लें जो देने की हैसियत रखते हो, या फिर अभी कम से कम वो प्रॉफिट मार्जिन वाला काम अभी मेडिकल ना करे। ये पेंडेमिक फैला, सही मौका है, लूट लो किसी को। ऐसा केजी वंदना, 1 मिनट, एक अशोक अग्रवाल है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण के वश, उनका नहीं तो अशोक अग्रवाल आप पूछना चाहेंगे वापस से? हाँ मैम, जैसे आप जिन लोग का मेडिक्लेम पहले कराया हुआ है उसमें क्या एक मिनट राहुल जी, कैन यू हियर हिम? या बोलिए। जिन लोग का मेडिक्लेम पहले कराया हुआ है वो लोग क्या कोविड-19 कवर्ड है? और अगर वो लोग अगर इसको एक्सटेंड माने अमाउंट को वो लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो क्या वो इजीली अमाउंट क्लेम अमाउंट क्या इंक्रीज हो जा रहा है? मतलब अगर वो लोग पॉलिसी बढ़ाना चाहे तो? अगर वो बोल रहे हैं कि अगर जिनका ऑलरेडी मेडिक्लेम बनाया हुआ है तो क्या वो कोविड-19 वो कवर है, और अगर कवर है, अगर वो क्लेम बढ़ाना चाहते हैं तो अभी क्या वो क्लेम बढ़ा सकते हैं? 1 मिनट, कैन यू हियर? 1 मिनट, यस यू कैन से नाउ। जो भी इंडिया में मेडिक्लेम पॉलिसीज है उसमें कोविड-19 बिल्कुल कवर्ड है, राइट? आपका जितना भी सम इंश्योर्ड है वहां तक कवर्ड है। और अभी अगर किसी को बढ़ाना है, आप अभी भी बढ़ा सकते हो, लेकिन उसका क्लेम आपको 15 दिन बाद मिलेगा। मतलब अगर 15 दिन के अंदर आपको कोविड होता है तो नई पॉलिसी में नहीं मिलेगा, तो 15 दिन बाद होता है तो आपको नई पॉलिसी में भी मिल जाएगा। तो अगर लोगों का ज्यादा कवर नहीं है तो उनको डेफिनेटली बढ़ा लेना चाहिए। आपको समझ में आया? वन्ना जी प्लीज, नहीं वन्ना जी आप उसको एक्सप्लेन करिए, मेरे को नहीं सुनाई दिया। मैं समझा देता हूँ। समझा दे रहे हैं। मैं विदा लेना चाहूँ अगर तो मुझे अनुमति है।
नहीं नहीं, आपको अनुमति नहीं है राहुल जी। आप आपका जो आंसर वो बता रहे हैं और एक और का क्वेश्चन है, मैं आपको फिर कॉल बैक कर रही हूँ। हाँ, आप समझा दे धीरज जी। आप अभी विदा नहीं ले सकते, 15 मिनट का हमारा सेशन और उसके बाद आप ले सकते हैं। हाँ, तो मैं अपनी बात रख दूं, मेरी बात अधूरी रह गई थी। हाँ हाँ, आप बोलिए। अभी भी जो स्थिति है, तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि मेडिकल में जो बेसिक कॉस्ट है आप वो लें, और प्रॉफिट मार्जिन का तो फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी है, ये कितने दिन चलेगी, क्या इसकी स्थिति बनेगी आगे जा करके, ये किसी को नहीं पता। कौन जिएगा कौन बचेगा ये नहीं पता। आधे से ज्यादा लोग, जब उनको ये पता चलेगा कि हॉस्पिटल जाने के बाद 4 लाख 5 लाख इतने खर्च करने पड़ेंगे, तो वो इंसान मरना पसंद करेगा, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर कम से कम सरकारी तंत्र को आगे आकर के मेडिकल की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मुहैया करानी चाहिए, और एक दया भावना, एक मानवता रखते हुए कि अगर आप संक्रमित हो गए तो आइए हम आपका इलाज करते हैं, आपके पास अगर क्षमता है तो आप जरूर दीजिए, और नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम खुद संक्रमित होकर के औरों को संक्रमित करने की बजाय आप हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करवाएं। ऐसी कोई व्यवस्था हो, मैं ये चाह रहा हूँ। धीरज जी, कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, जेपी शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, धीरज जी, आपने बहुत सही बात बोला है। इसमें दो बात है। एक तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में अभी भी इलाज कंप्लीट मुफ्त है, नंबर 1। नंबर 2, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट के थ्रू से आने से उसमें इलाज अभी भी कंप्लीटली फ्री है। नंबर 3, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका जमीन गवर्नमेंट ने दिया है, और उस हॉस्पिटल में 20% पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ऑल दोस थिंग्स शुड बी डन। नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक कैपिंग ले आया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। इनफैक्ट अगर कोई गवर्नमेंट ने कैपिंग ले आया है तो कोई हॉस्पिटल आर्बिट्रेरीली, जो आदमी का मन में आशंका होता है ना, जो ऐसे उल्टा पुल्टा चार्ज ले रहा है, वो नहीं कर पाएगा। सो द क्वेश्चन ऑफ एनी हॉस्पिटल चार्जिंग आर्बिट्रेरीली विल नॉट अराइज व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर ब्रॉट इनटू प्ले। वेरी गुड सर, थैंक्स। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया शर्मा जी आपने। हाँ, रुया जी क्या बोलना चाहते, बोलिए। मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में, शर्मा साहब यहाँ हैं, शर्मा जी शायद बता पाए हमें कि गवर्नमेंट ने अपनी एक कॉस्ट फिक्स कर दी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। शर्मा साहब, मैं क्या सही कह रहा हूँ? बोलिए। गवर्नमेंट जो आपको पेमेंट करेगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वो चार्जेस गवर्नमेंट ने बेड का या कोई किसी भी ट्रीटमेंट का सब कुछ फिक्स किया है, करेक्ट? फिक्स, यस यस। क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर वो एक नोटिफिकेशन आया है कि दीज आर द चार्जेस। जैसे कि बेड का चार्ज अगर 1400 रुपया को अलाउ किया है, उसी सेम बेड का प्राइवेट कोई अगर पार्टी आ रही है तो हॉस्पिटल जो है वो 6,500 रुपये चार्ज कर रहा है। तो क्या ये जायज नहीं है कि हॉस्पिटल को वो गवर्नमेंट का चार्जेस फिक्स कर देना चाहिए सारे पेशेंट्स के लिए? ये उचित है कि अनुचित है? आप एकदम बोले कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दिया है। जब तक गवर्नमेंट विल कंसीडर हॉस्पिटल एज एन इंडस्ट्री, एंड जब तक गवर्नमेंट में वो नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। But right. If government brings a regulation and considers the other facilities, so yes, as a human being, as a doctor, as a person, I'll be the happiest. And let me tell you, I've been in hospital practice last 30 साल में। मैं सर्जरी, I'm a surgeon, मैं सर्जरी भी करता हूँ, मैं आदमी को सलाह भी देता हूँ, वेलनेस करता हूँ। वेलनेस का मेरा अपना क्लिनिक है लाइफस्टाइल चेंज के लिए। Thirdly, I'm also an administrator, और मैंने जो जगह में काम किया है, मैं बहुत ऐसा अच्छा स्कीम लाया हूँ जहां आपका कॉस्ट कैपिंग कर दिया है। फॉर एग्जांपल, आईसीयू ट्रीटमेंट हम 20,000 में कैपिंग कर दिया है इन माय सिलीगुड़ी हॉस्पिटल, जब मैं सिलीगुड़ी में था। तो ऐसे में अनेक जगह में कैपिंग कर रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। होपफुली इन द फ्यूचर थिंग्स विल चेंज, एंड दिस प्राइस कैपिंग एंड प्राइस फिक्सेशन विल बिकम ए रियलिटी, और होने से सभी के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट को प्राइवेट में कंपलसरी करना चाहिए। धीरज जी बोलिए। धीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं मुंबई में हूँ, मैं अभी मुंबई में हूँ, और आप लोग देख ही रहे हैं मुंबई की स्थिति क्या है, रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ्लाइट या ट्रेन से अपनी फैमिली को लेके न जाऊँ। मेरा घर कैलकाटा में ही है, जोड़ा बागान में मैं रहता हूँ। अभी मैं बाई रोड कार से ही अपनी फैमिली को लेकर के मुंबई से कोलकाता जाऊंगा। मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने मिल रही है कि नहीं, तुम्हें जाने के बाद तुम्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा। बच्चा मेरा 3 साल का, मैं बड़ा डरा हुआ हूँ। उसके बाद एरिया के लोग आपको घर के अंदर घुसने नहीं देंगे कि जैसे मैं चाहूँ कि उत्तरपाड़ा में मेरी ससुराल है, मैं बच्चों को वहां छोड़ दूं।
तो ये कैसी स्थिति है कि अगर मैं आता हूं तो ये कौन से पेपर मुझे लेके आने होंगे? मैं अपना टेस्ट करा के आऊंगा, सर्टिफाइड होकर के आऊंगा। वहां जाने के बाद जैसे बीच में अभी लॉकडाउन था, अभी अनलॉक हो गया है, फिर भी मैंने एक खबर देखी थी कि अभी बंगाल का जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस रोक दे रही है, और मेरे पास जो गाड़ी है वो मुंबई की गाड़ी है, MH लिखा हुआ होगा। तो क्या मुझे कोई ऐसी परेशानी आएगी कि मैं उस एरिया में जाऊं तो वहां मुझे घर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, या फिर एरिया के जो लोकल लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे? क्या ऐसी स्थिति बनेगी? मैं डरा हुआ हूँ, डर से ये पूछ रहा हूँ। आपको 7 डेज ओनली क्वारंटाइन रहना है, कोई लोकल लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, एक मिनट। ये 7 डेज क्वारंटाइन का नियम जो है वो विद इन इंडिया नहीं है। कोई अगर फॉरेन से आता है उसके लिए 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है और 7 डेज का होम क्वारंटाइन है। यस। और उसमें भी अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई इमरजेंसी है, कोई डेथ है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो you don't have to go even for the institutional quarantine. You have to go for a complete 14-day house quarantine. Home quarantine. Correct. Right. So if you are traveling within India, देखिए धीरज जी, मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी गाड़ी लेके नहीं आए, क्योंकि गाड़ी से ट्रैवल करना इज नॉट सजेस्टेबल फॉर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। सो इधर यू फ्लाई इन और यू टेक अ ट्रेन। आप बल्कि ट्रेन में आइए, और ट्रेन में भी प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, लेकिन आप आना क्यों चाहते हैं? एक ही ट्रेन चल रही है, हावड़ा मुंबई मेल एक ही ट्रेन चल पा रही है, और वो भी बहुत वेटिंग है। और क्या इनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा? इनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा विनीत जी? नहीं, इनको क्वारंटाइन की कोई जरूरत नहीं है। क्वारंटाइन की कोई जरूरत नहीं है। इनका मेन क्वेश्चन है कि रास्ते में इनको कोई रोकेगा या प्रोटेस्ट करेगा, ऐसा कुछ संभावना है क्या? नहीं, मैं सीधा कलकत्ता पहुंच गया। मैं एरिया के लोग, पुलिस प्रशासन क्या वो एक्शन लेगी कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मुंबई से हूँ? थोड़ा दिन पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे लोग का अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया है, तो आदमी का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज हो गया है। तो अभी पीपल आर स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट। पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग से बाहर से आने से ही ये कोरोना है या इसका कोरोना है, हम लोग का भी होगा। That is slowly reducing. लेकिन सर ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, लोग अभी भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। आप और हम बोल रहे हैं शायद, लेकिन मानसिकता वही है। Those incidents are actually reducing. Yes, जो एक दो जो हो रहा है, those are being highlighted. It is actually reducing. I can see it myself. How it धीरज जी का डॉक्टर सुमन हलदार यहाँ, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है। मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमन हलदार है, अगर मुझे क्वारंटाइन करना ही है तो मुझे मेरे घर पे अंदर क्वारंटाइन रहने की सुविधा दी जाए, ना कि कहीं मुझे दूसरी जगह मुझे सब परिवार क्वारंटाइन किया जाए। तो क्या वो मुझे सुविधा मिल पाएगी? इस चीज पे हाईलाइट करिए। आप लोग डॉक्टर है, इनको एडवाइस करिए कि इनको होम क्वारंटाइन मिले, कोई और तरह का प्रॉब्लम न हो। इन पे इनको गाइड चाहिए। अगर उनके पास कोई सिम्टम नहीं है और वो कोविड फ्री सर्टिफिकेट लेके आता है, तो ही विल बी इन हिज होम ओनली। He need not be sent to any institutional quarantine. उनको क्या अभी सर्टिफिकेट लेके आना है? सर्टिफिकेट लेके आना है। सर्टिफिकेट लेके आइए। नहीं उनसे आपको धीरज जी, मेरा एक और सजेशन है धीरज जी, कि जब तक आपकी कोई बड़ी मजबूरी ना हो तब तक अभी 2-4 महीने ट्रेवल को अवॉइड करें। मेरा ये बहुत कंपल्सरी सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो आप ट्रेवल कीजिए, अदरवाइज ट्राई टू स्टे वेयर यू आर। आप जहां हो वहां हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं रुया जी? इसका रीजन ये है ना, देखिए अभी ट्रैवल करना जो है अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कलकत्ता में रह के मेरे घर से मेरे ऑफिस तक नहीं जा रहा हूँ। 1 महीने के लिए मैंने और ऑफिस का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया। मैं घर से काम कर रहा हूँ। मेरे सारे स्टाफ को मैंने छुट्टी दे दी। 1 महीने बाद तो जाना ही पड़ेगा, वो तो अपनी पर्सनल कार में आ रहे हैं। सुनिए, 1 महीने जाने के बाद भी मैंने क्या प्लान किया मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ऑफिस सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक ऑफिस खोलूंगा, क्योंकि सुबह बजे जो है ट्रैफिक नहीं होता है, ट्रेनों में बसों में कहीं लोग नहीं होते हैं, तो मेरे स्टाफ भी कोई भी आ सके। और उसमें से भी क्या है, मैं 2 स्टाफ को सिर्फ बुलाऊंगा और बाकी मैं सबको छुट्टी दे दूंगा। उसके अतिरिक्त 2 बजे जब वो वापस जाए उस समय भी रास्ते खाली मिलेंगे उनको, वो कंफर्टेबली जा पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, ये हम लोगों को खुद को करना पड़ेगा। ये सरकार अपने सेपरेट कार में आ रहे हैं तो इनको क्या रिस्क रहेगा? रंजीत जी मैं बताता हूँ, वंदना मैं रंजीत जी बता रहा हूँ। रंजीत जी सुनिए, अगर वो कार से आ रहे तो उनके 3-4 स्टेट के बॉर्डर क्रॉस करने पड़ेंगे। वो ड्राइव कर वहां पे पुलिस आएंगी चेकिंग करने, कोई आएंगे। बाई चांस कोई कोरोना पॉजिटिव रहा तब आप कोई गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं लेगा। इसीलिए वो तो सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं। अरे सर वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जो चेकिंग करेंगे उनका, अगर कोरोना हो तो क्या करिएगा?
वो अच्छा बोलेंगे एक मिनट और पेपर सुनिए, लेके आइए। एक मिनट और हाँ, सुनिए। रोहिया आप जी, अगर रोहिया जी बोलिए। सुनिए करोड़िया जी, अगर आप ऑल द वे बॉम्बे से ड्राइव करके आ रहे हैं तो हाँ। आप ड्राइव नहीं करेंगे, बीच में आपको कहीं खाने के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं वॉशरूम के लिए हाँ। रुकना पड़ेगा, कहीं हो सकता है रात बिताने के लिए भी किसी होटल में रुकना पड़े। और हाँ। किसी उन जगहों पर किसी को भी अगर कोविड रहा हो या आप इन्फेक्टेड हो जाएं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। उसके अतिरिक्त मान लीजिए जिस होटल में आप रुके उस होटल में कोई भी एक केस आ गया तो वहीं की सरकार आपको वहीं क्वारंटाइन कर देगी 14 दिन के लिए। ये भी आपको जरूरी है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी ना हो तो आप अभी ट्रैवल ना करें, बल्कि आप जहां हैं वहां रहने की कोशिश करें, ट्राई टू बी देयर। और एक सवाल अशोक जी ने जो पूछा था, राहुल जी ने आंसर दिया था। अशोक जी का आंसर, राहुल जी का आंसर अशोक जी तक पहुंचा देता हूं। इन्होंने पूछा था पॉलिसी के बारे में, मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए कि मेडिक्लेम पॉलिसी मान लीजिए अगर आपकी है, समझ लीजिए 5 लाख की आपकी पॉलिसी एग्जिस्टिंग है, तो 5 लाख तक तो आप ऑलरेडी कवर्ड हैं ही, उसमें कोविड भी कवर्ड है। आप कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी के लिए आप कवर्ड हैं, सिर्फ कोविड ही नहीं, किसी भी XYZ बीमारी के लिए आप कवर्ड हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप पॉलिसी को आज के दिन बढ़वाना चाहें तो आज आप बढ़वा लीजिए। 15 दिन का एक गेस्टेशन पीरियड रहेगा, जैसे कोविड में भी हम देखते हैं 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, तो वैसे ही 15 दिन का एक गेस्टेशन पीरियड काइंड ऑफ रहेगा कि उस 15 दिन के अंदर अगर आपकी कोई क्लेम होती है तो वो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उस 15 दिन के बाद अगर आप करते हैं क्लेम तो वो पूरा क्लेम, मान लीजिए आपने 5 लाख से 15 लाख कर ली, तो 15 दिन के बाद में आप 15 लाख तक की क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो 15 दिन रहेंगे उस समय तक आपको 5 लाख तक की ही क्लेम मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं, थैंक यू तो सर। मुझे लगता है उस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर बहुत सुमन अच्छा हलदार। मैं चाहूंगी कि होम्योपैथिक में क्या इसका इलाज है? लोग बोल रहे हैं इसका इलाज होम्योपैथिक में है, तो आप कुछ वंदना जी कहना मैं आपसे चाहेंगे? इजाजत ले लूं? धीरज जी आप क्लियर नहीं, हो गए? दिव्या जी आप रहिए थोड़ा देर, 5 धीरज जी मिनट और चलेगा। क्लियर हो गया, मैं क्लियर हुआ। आपके और वहाँ आपके रहने से बहुत सारे लोगों को उत्तर मिल जा रहा है, बस 5 मिनट और चलेगा हमारा धीरज सेशन। जी आप अपना टेस्टिंग करके अगर आइएगा, इमरजेंसी हो तो आइएगा और डॉक्टर- पूरा टेस्टिंग करके आइएगा। जी नहीं तो जी, आपका डॉक्टर रास्ते में सुमन दिक्कत हलदार होगा। हमारे साथ हैं जो कि Thank you. होम्योपैथिक डॉक्टर है, बहुत देर से बैठे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। होम्योपैथिक में कह रहे हैं कि कोविड का इलाज है, कितनी सच्चाई है इसके बारे में? Thank you, Bandana ji. Thank you and the whole Like TV team ये क्वेश्चन पूछने के लिए एंड मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले हम बोलेंगे कि आज बहुत अच्छा चीज मिला है धीरज जी से। थैंक यू धीरज जी फॉर ये पॉइंट कि आपने जो बोले हैं कि सामाजिक बहिष्कार ना करे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट पॉइंट जो मतलब शुरू से WHO ने सबको बोले हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ इंडिया, कि हमारे कंट्री में क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है बहुत ज्यादा। ये हिस्ट्री है हम लोगों का, ये सामाजिक प्रॉब्लम है हम लोगों का कि सोशल डिस्क्रिमिनेट करने का एक बंदा से और ये मतलब जैसे जिन में घुस गया है हम लोगों का कि डिस्क्रिमिनेट करो, एक के साथ और एक को डिस्क्रिमिनेट करो। एक कोविड पेशेंट है और एक नॉन कोविड पेशेंट, उनको डिस्क्रिमिनेट करो, जो कोविड पेशेंट है उनको बहिष्कार करो। ये चीज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। तो ये धीरज जी को थैंक यू कि आपने ये मुद्दा उठाए आज। एंड मैं इस मुद्दे को लेकर सर अभी बनारस जाने वाला हूँ और पूरा देश धीरज जी अनम्यूट हो गए, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार। धीरज जी एक बार अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज, अनम्यूट है सर। हाँ बोलिए धीरज जी, बोलिए। कुछ बोल रहे थे धीरज जी। हाँ, तो मैं अपने इस मैसेज को मैं चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे। मैं जैसे ये लॉकडाउन थोड़ा सा कुछ कम हो या हमें थोड़ी छूट मिले तो मैं बनारस जा करके कम से कम ये 2 मुद्दा जरूर लूंगा कि आने वाले समय में शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 व्यवस्थाएं कम से कम मुफ्त करे, उसका कोई विकल्प ढूंढे सरकार। ये मैं चाहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि जो महिला आज जो प्रताड़ना झेल रही है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो जब हमारे साथ होगा तो ही हम उस पीड़ा को, दर्द को एहसास करेंगे। उससे बेहतर है कि दूसरे के दर्द में हम उस एहसास को ढूंढ लें। और तो आपके लिए सुमन जी आपके लिए आपके क्वेश्चन है, इसी बात पे रंजीत जी एक मिनट, रंजीत जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लगती है चोट जानवर का तो जानवर भी रोता है, इंसान तो वही होता है जो दूसरे की दर्द को अपना दर्द समझ के रोता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सुमन जी आपसे यही मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ जो आपने कहा डिस्क्रिमिनेशन के लिए। सुमन जी हाँ बोलिए। जो डिस्क्रिमिनेशन का बात कहा उसी का मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अब मेरे घर के नीचे पेशेंट है और जो हॉस्पिटल में एडमिट था उसका वो नेगेटिव सर्टिफिकेट हो गया, अब वो वापस घर में आ गया।
तो मोस्ट प्रोबेबली अभी थोड़ा उसके साथ ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो। तो ये बताइए कि जो पेशेंट नेगेटिव होके आ गया, अब वो पॉजिटिव फैमिली मेंबर के साथ रह रहा है, क्या उनको फिर से होने की चांसेस है? देखिए ये हाँ अंजुला जी बोलिए। शर्मा जी बोलिए। पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन कैन बी रीइंफेक्टेड अगेन, अच्छा, can be reinfected again. There are cases across the world. There are cases across the world. दुनिया में बहुत जगह में साउथ कोरिया में मैंने सुना था, साउथ कोरिया में मैंने सुना था, हुआ है वास्तविक में about 10-12 तो हमको लिटरेचर में मिला है। So it is possible. It is possible. कितना will be getting infected by a different strain of the virus. हाँ, क्या करना चाहिए फैमिली मेंबर के साथ नहीं रहना चाहिए? देखिए ऑलरेडी रंजीत जी ऑलरेडी 12+ टाइप ऑफ स्ट्रेन्स है ये नोवेल कोरोना वायरस का अभी इंडिया में, ठीक है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि मे बी दैट पर्सन इज इम्यून टू दैट स्पेसिफिक स्ट्रेन जो उनका मतलब इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है ना, तो उनका इम्यूनिटी बन गया है, उनका ठीक हो गए हैं, लेकिन ही कितना दिन उनको और क्वारंटाइन रहना होगा? कितना दिन और उनको क्वारंटाइन रहना होगा? वो रिलीज होके आए हैं, रिलीज होके आने के बाद तो और कोई जरूरत नहीं है, जितना मेरे को पता है कि इफ इट इज नेगेटिव मतलब नहीं, वो अगर फैमिली मेंबर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो डॉक्टर साहब का कहना फिर से हो जाएगा, तो वो अपने आप को एक अलग रूम में अगर फैमिली के लोग अगर पॉजिटिव है, फैमिली के लोग अगर पॉजिटिव है, हो जाएगा उनके, मैं नहीं बोला हूँ, मैं बोला चांसेस है, ही कैन बी रीइंफेक्टेड, तो उनको अलग रूम में अपने आप को क्वारंटाइन रहना चाहिए फिर तो, जो रिलीज होकर आए हैं जो कोरोना फैमिली मेंबर्स लोग तो अगर पॉजिटिव है, बाकी फैमिली मेंबर के साथ नहीं रहेगा, क्यों रहेगा? वो अलग करके रहेगा। एकदम सही बात है। तो अपने आप को कितना दिन अलग रूम में, कितने दिन के लिए अलग रहेगा? 14 to 21 days till the family members are also tested negative. Sir, it is not accepted. लोग 21 days नहीं दे रहे हैं, वो जब कोविड हो गया तो उनको गारंटेड ले रहे हैं, भैया इसे सटना ही नहीं है, चाहे 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। मैं आपके सामने वही केस लेके आई हूँ। यही तो गलत है। She got recovered. फेब में जब पता चला, मार्च में सेकेंड वीक में शी गॉट रिकवर्ड, वो अभी तक अलग होके पूरी सोसाइटी ऊपर में पॉइंट आउट करती है। No, that is wrong. That is wrong. That is wrong. We are saying this is wrong, but who is following, sir? You and me, even you and me. अगर हमें पता चल जाता है तो शायद हम भी अपने फैमिली को उससे दूर रखेंगे। नहीं, इसके लिए एजुकेशन चाहिए, इसके लिए एजुकेशन, as educated people of the society, government has to take out some guidelines for this. Forget about guidelines and other things. As educated members of the society, we are all educated. Sir, educated members का भी यही हाल चाल है। I am talking, अवनी में अभी किसी का हुआ है, अवनी में हुआ है, the person is still living in the hotel now. हमारी कल उनसे बात हुई थी, and you know अभी भी वही सिचुएशन है, लोग बोल रहे हैं Think about us, the healthcare workers. हम लोग daily एकदम we're going near them. Then think about us, how it is. Absolutely. My question was, Sumananda ji, हमारे पास बहुत कम समय है, मैं एकदम Do we have any medicine for homeopathic? It has been proved, जो हमें पता चला है कि होम्योपैथिक की ये मेडिसिन है जिससे आप क्योर हो सकते हो। आजकल सबको होम क्वारंटाइन में रखने के लिए कहा जा रहा है, तो थैंक यू वंदना जी, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स मेरा ये क्वेश्चन मेरे को पूछ रहे हैं, और हमने तो ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमने तो बहुत पेशेंट देखे हैं जो ऑलरेडी मतलब सस्पेक्टेड केसेस में थे। हम बोलेंगे, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का एकदम सीधा मतलब आंसर नहीं है, हम आपको थोड़ा समझा के बोलता हूँ। नंबर 1 है कि कुछ केसेस ऐसा होता है मतलब जो सस्पेक्टेड है कि आपका कोई माइल्ड केसेस है, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स है, जिसका काफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, माइल्ड डायरिया है, दैट काइंड ऑफ केसेस हम लोग होम्योपैथिकली ट्रीट कर ही सकते हैं। इसमें कोई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गाइडलाइंस जो होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स है, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स है जो BHMS या MD किया है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हैं कि ये ट्रीट किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमने बोला कि सस्पेक्टेड केसेस में बहुत सारे मतलब जैसे सिम्टम्स है, जो डॉक्टर्स ने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के पास आए हैं, वो भी सस्पेक्टेड केसेस है। इस टाइप का डिफरेंशिएशन है जो मतलब सस्पेक्टेड केसेस है। जो लैब पॉजिटिव केसेस है, लैब पॉजिटिव का हमारे कंट्री में एक ऑलरेडी एक आइन मतलब एक कानून बना हुआ है कि जैसे एक मतलब इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट बोला जाता है उसको, मतलब जिसमें हम लोग को अभी उसके तहत
हमको इन्फॉर्म, ये नोटिफाइबल डिजीज है, कोविड-19 इज ए नोटिफाइबल डिजीज। ऐसा कोई पेशेंट आते हैं हम लोग के पास कि मतलब जो लैब पॉजिटिव केस है उनको हमको इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, एंड अकॉर्डिंगली जो स्टेट रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, उसके अनुसार हमको चलना है। और एक पॉइंट है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखे है कि होम्योपैथी में हम लोग का 200+ इयर्स का एक ट्रेडिशन है। होम्योपैथी इज नॉट ए मैजिक, आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। होम्योपैथी कोई मैजिक नहीं है, इसमें एक प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है एक, जिसमें हम लोग मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वो एक प्रोसीड्यूर किए है जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में टू इंक्रीज इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आर्सेनिकम एल्बम 30 का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो ये अभी चल रहा है ये प्रयोग। अभी CCRE, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, वो डेटा निकल रहे हैं, क्योंकि एवरी डे द कंडीशन कैसे हो रहा है, कैसा हम लोगों के पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा के हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम बोल पाएंगे कि 100% एक क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 100% इट इज क्योरेबल थ्रू होम्योपैथी और नॉट। बट टुडे आई कैन नॉट से दैट इट इज क्योरेबल बाय होम्योपैथी, नंबर 1 because the data has not come yet, number 2 is for increasing immunity जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किए हैं, any person can take that arsenicum album 30 homeopathic medicine as per कितना दिन लेना है सुमन जी, कितना दिन लेना है आर्सेनिक 30? 3 days और स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, जैसे 2 drops for 3 days, okay, that you can repeat it after 1 month, हाँ, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जेना सेप्टेमेगास बोल के हम लोगों का पैथी में एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद आपका एक इम्यून स्टेटस थोड़ा चेंज होगा, यू विल बी मोर इम्यून टू एनी काइंड ऑफ सीवियर डिजीजेस, ठीक है। तो यही इतना ही हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सावधानी से रहे, ये मेडिसिन लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग हमारा अगर कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, बिकॉज हमें विदा लेने का टाइम आ गया है। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, रेज योर हैंड इफ यू वांट। यस, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर अंजुला बिनाकिया बोलना चाह रही हैं कुछ। एक्चुअली जो होम्योपैथी की बात है काफी र्यूमर है, और सच पूछो तो स्पेन ने होम्योपैथी बैन किया है कोविड के लिए, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। आज तक कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो कोविड को ट्रीट कर दे, और कहीं कोई रिसर्च, वो मेरे को कोई रिसर्च सेंटर कहाँ डेटा एनालाइज हो रहा है, जैसे हमारी ICMR है, वैसी कोई बॉडी है जो डेटा एनालाइज करती है। हम लोगों के पास है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, CCRE। तो वो तो कभी टीवी पे क्यों नहीं बोलते हैं, टीवी पे क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने ये डेटा एनालाइज किया कोविड पेशेंट पे? नहीं, आज तक तो कोई उन्होंने इशू नहीं किया। नहीं, हम लोग का हम बोल रहे हैं आपको, डॉक्टर बिनाकिया, हम एक चीज बोलना चाहेंगे आपको कि हम लोग का जो डेटा है वो डेटाबेस पूरी वर्ल्ड वाइड हम लोग का डेटाबेस है, और वो डेटा अभी देखिए क्या है ना, फर्स्ट स्टेजेस में आप लोग जो MBBS डॉक्टर्स है, हमारा जो वेस्टर्न मेडिसिन जो है उसमें प्रैक्टिशनर्स है, इन लोगों के पास जो मतलब अभी का जो लॉज है, you have the authority to treat the patients initially, no? हम लोग we did not had that authority to treat the patients, number 1। हम कैसे डेटा निकालेंगे, हम पेशेंट्स नहीं देख पाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कैसे कि हमारा डाटा एनालाइज कर रहे हैं? now I am fortunate enough to say अभी ये बोलना चाहिए। रुया जी कुछ बोलना चाहते हैं? एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड लगेगा। रुया जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? रुया जी मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ एक सेकंड, रुया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, ये अनएंडिंग टॉपिक है, बिकॉज एलोपैथी और होम्योपैथी जो है, लेट मी टेल यू वन थिंग, एक मिनट अंजुला, डॉक्टर हलदर ने सिंपली ये कहा, दिस मेडिसिन इंक्रीज इम्यूनिटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोविड का कोई ट्रीटमेंट है, और इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि एज सून एज यू टेस्ट पॉजिटिव इन द लैब, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। So let us not go into absolutely. Let's not go into it. लोग घर पे बाहर घूमने लगेंगे। The message is going wrong. रोहन जायसवाल wants to ask something. Yes, रोहन। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, काफी ऑब्जर्व किया। जैसे मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है,
काफी सारे आंसर्स मुझे मिले हैं। इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट किया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है। नथिंग इज लाइक 100% कंफर्म्ड। अगर कंफर्म्ड होता तो अभी केसेस रैपिडली बढ़ते नहीं, ऐसे हम लोग इस सिचुएशन में होते नहीं, समझे ना। ऑल वी कैन डू लाइक बहुत सारे होम रेमेडी भी है, जैसे काढ़ा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेली रेगुलर बेसिस में ले रहे हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि हम लोग को अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। अब किसका कैसा है वो तो पता नहीं, चैलेंजिंग टाइम है। So that was thank you so much रोहन। और हमारा टाइम हो गया है जाने का। मैं थैंक यू करना चाहूंगी जेपी शर्मा जी का, जो कि देसन हॉस्पिटल से है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कुछ बताया। मेरे को लगता है आपके साथ और विनीत रुइया जी के साथ एक और सेशन करना होगा रिगार्डिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फीस एंड डॉक्टर अंजुला विनायक भी साथ में, क्योंकि इस बारे में काफी फोन कॉल आ रहे हैं कि प्लीज टॉक टू प्राइवेट हॉस्पिटल, क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं, हमारी तो कमाई भी इतनी नहीं हुई है, तो इतना खर्चा क्यों। सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बोल रहे ठीक है तुम जाओ, तुम घर में जाके रहो, होम क्वारंटाइन हो, अभी जगह नहीं है हमारे पास। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी आईसीएमआर कह रहा है कि 30% ऑफ द पीपल क्वारंटाइन जो जोन है वो होगा ऑलरेडी, इसमें होगा, कोरोना वायरस आएगा इसमें, तो ये ऑलरेडी बोला जा चुका है। डॉक्टर से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास, जैसा कि हमने रिपोर्ट बताई थी, 11 लाख के करीब हमारे पास डॉक्टर्स है। मैं बहुत अच्छा सजेशन था कि जो 4th ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट है, सरकार क्यों नहीं उन्हें सामने लाती है। आप एक काम कीजिए, उन्हें सामने लाइए, उन्हें वो उतने जो स्टूडेंट है आप उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें सामने लाइए, क्योंकि ब्रिटेन ने यही चीज की थी और ब्रिटेन ने ऐसे ही वर्ल्ड वॉर के टाइम में उन्हें सामने लाया था और ट्रीटमेंट करवाया था। 1 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद आप दे दीजिए कि उनको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आप मत दीजिए अगले साल, आप उन्हें पास मत कीजिए, आप उसके आगे साल दीजिए, पर उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको साथ में इसके लिए अवार्ड दीजिएगा कि इस पीरियड में वो काम में आए हैं, आपके डॉक्टर्स के हैंड बढ़ जाएंगे उतने। तो दिस इज अ सजेशन। और मैं आप लोगों से, ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी, मुद्दा एक आवाज है, हम आपकी आवाज सामने लेकर आ रहे हैं। और हमारे साथ आज थे डॉक्टर अंजुला विनायक, डॉक्टर जेपी शर्मा, विनीत रुइया जी, जो कि जिन्होंने आके, मुझे लगता है कि इनके बहुत सारे, इनसे फिर से हमें मुद्दा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ इनको बोलना है और बहुत कुछ लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो थैंक यू सो मच। वी हैव धीरज पंडित हियर। धीरज जी, यू आर देयर? धीरज जी इज देयर? तो धीरज जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, यू वांट टू से समथिंग? धीरज जी, धीरज जी आप फ्लाइट मुंबई से धीरज जी ने ज्वाइन किया था। प्रतिक्रिया धीरज जी। धीरज जी, यू आर मैं देयर? इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग एक दूसरे का सहयोग करें, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कोई अगर कोविड पेशेंट मिलता है तो उसके प्रति सहानुभूति रखें, न कि उनसे दूरी बनाएं। और अभी जिनके पास जो सक्षम है वो उनकी मदद जरूर करें, कि जो अक्षम है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं। अगले 2 साल तक हम डे बाय डे हर महीने एक नया खबर सुनेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे की मदद करें, बस इंसानियत दिखाएं, मानवता दिखाएं। मदद करें, फोटो खिंचवाने की जगह मदद करने की सोचिए। हाँ, यस। फोटो खिंचवाने की जगह, सामने वाले को गिराने की जगह, फोटो खिंचवाने की जगह मदद करने की सोचिए। आप ये सोचिए कि उसको आपकी जरूरत है। आप एक दिन भूखे होके सो जाइए, मैं आपको एक ही दिन कहूंगी, आप एक दिन पूरा मत खाइए। आज लोग अगर 2 साल चलेगा क्या ये? लोग अगर करवा चौथ भी करता है तो वो पूरा दिन उसके लिए पहाड़ रहता है। तो उन लोगों के लिए ये महामारियां शुरू हुई है वो खत्म नहीं हुई हैं। वो कुछ रुइया जी क्या कहते हैं डॉक्टर? वैक्सीनेशन निकलेंगे, इलाज निकलेगा, लेकिन ये कि अभी कम से कम 1-2 साल तो उम्मीद ना कीजिए। बस ये कि सावधानी बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, साफ सुथरा खाएं, साफ सुथरा रहें और सनातन का पालन करें। वापस हम सनातन की ओर जाएंगे, वही हमें बचा पाएगा। आयुर्वेद से इसका इलाज ढूंढा जा सकता है। हम पुरानी पद्धति की ओर वापस चलें, पलट के पीछे इतिहास के पन्नों को पलटे। और प्रतीक तिवारी जी और राहुल अग्रवाल जी आइडियल इंश्योरेंस के हमारे साथ नहीं थे, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी। यस मंदाना। वंदना, धीरज जी मेरे को लगा ये बोलना चाहते हैं कि कोरोना से अब ना है रोना, अब इससे है लड़ना और है अब आगे बढ़ना। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी वेल सर, वेरी गुड। हमारे साथ डॉक्टर सुमन हलदार थे, होम्योपैथिक के। वो ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उन्होंने जो बोला काफी अच्छा। मुझे लगता है होम्योपैथिक वर्सेस एलोपैथिक मुद्दा भी हमारे सामने जल्द आएगा। अगला मुद्दा जो हमारे सामने आ रहा है, अगले हफ्ते लोग हमें फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर उन्हें काम से निकाल रहे हैं, सडनली एक कंपनी बंद हो जा रही है, हमें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, कैसे हम अपने परिवार को चला पाएंगे। तो इस मुद्दे के साथ अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप लोग सब हमारे पैनल में आइए, लाइव
लाइव देखिए, लाइव टीवी एक कोशिश है आपके मुद्दे को सामने लाने की। होप्स हो कि हमें आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ मिलेगा। विनीत जी, मैं चाहूंगी कि अगले सेशन में आपने बहुत कुछ ऐड किया, अगले सेशन में फिर से आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सवाल आए हैं हमारे पास और बहुत सारे उत्तर लोग चाहते हैं। सारे सवाल आप मुझे ईमेल कर सकती हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विनीत जी। और जितने भी लोग हमारे सामने आए उनको धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से मुद्दा एक आवाज है, हम आपके सामने कुछ बोलना चाहते हैं, हमारी आवाज हम आपके सामने रखना चाहते हैं, लोगों की आवाज आपके सामने रखना चाहते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना ये मुमकिन नहीं। और आपको यही कहूंगी कि लोकतंत्र है, जाग जाइए। आप सरकार से अपने सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो सवाल पूछिए सरकार से, ताकि वो भी वचनबद्ध है हमारे साथ और वो आपका उत्तर दे सके। तो इसी के साथ मैं के वंदना और मेरे साथ थे केजी मंदाना। तो हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जी हाँ, आपका जो मुद्दा आया है रिगार्डिंग व्यापार, रिगार्डिंग नौकरी से निकालने का, इसे हम जरूर रखेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। नमस्कार।